हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल वेदांत गुप्ता ह्यूमैनिटीज पर। आज की क्लास में हम एक बहुत मजेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। हमारे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के अंदर दो किताबें हैं। हमारी जो दूसरी बुक है उसका ये चैप्टर नंबर 4th है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप ये क्लास अच्छे से देखेंगे, अटेंशन के साथ देखेंगे। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये पूरा हाईलाइटेड पीडीएफ है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने ऊपर लिख दी है। जो भी एमसीक्यू आ सकता है वो आपको साइड में लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, आप कमेंट में मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरा हाईलाइटेड पीडीएफ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा प्रिपरेशन करने में। और आई होप आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ के फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम क्या है? इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। यानी इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि आजादी के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर थे। आप सभी ने सुना होगा नॉन अलाइनमेंट के बारे में। हम समझेंगे कि नॉन अलाइनमेंट क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो आजादी के बाद किस तरह की हुआ करती थी। आजादी के बाद कौन कौन से फैक्टर ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया। इस चैप्टर में हम समझेंगे चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में। बच्चों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है कि हमको तो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने हैं। तो आपका स्वागत है इस क्लास के अंदर। हम चाइना और इंडिया के रिलेशन को समझेंगे। इस चैप्टर में हम चाइना इंडिया के रिलेशन को समझेंगे और इसके मेन एलिमेंट्स को देखेंगे। जो 1962 की वॉर हुई है वो भी हम समझेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को समझेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारी 4 मेजर वॉर हुई। 1947 में हुई, देन आप देखते हो 1965 में हुई, 1971 में हुई, 1999 में हुई। उन सभी वॉर्स के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और इसमें हम इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी को भी समझेंगे। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ये चैप्टर बहुत मजेदार है, क्योंकि आप अपने देश के फॉरेन पॉलिसी को समझोगे, आप इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को समझोगे। आप ये भी समझोगे कि देश के अंदर न्यूक्लियर वीपन कैसे बनाए गए, किसका योगदान था न्यूक्लियर वीपन बनाने में। आई होप चैप्टर का नाम क्लियर हो गया होगा, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। यानी हम समझेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, नेबरिंग देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हुआ करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये चैप्टर। सबसे पहले टॉपिक के अंदर हमको ये समझना है कि जब भारत को आजादी मिली, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आप कमेंट में बताइएगा कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था। जब भारत को आजादी मिली तो दुनिया में क्या चल रहा था, आपको ये समझना होगा। जब इंडिया को आजादी मिली 1947 के अंदर, तो दुनिया एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में थी। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और दुनिया में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। बच्चों, कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर होता है जिसके अंदर डायरेक्ट लड़ाई नहीं होती, लेकिन दो देशों के बीच में अपने आइडियोलॉजी को लेके एक युद्ध होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1945 के बाद दुनिया में दो सुपर पावर कंट्रीज हुआ करती थी। एक का नाम था यूएसए और दूसरे का नाम था यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर हुआ जिसको आप कोल्ड वॉर कहते हो। और दुनिया में जब भारत आजाद होता है तो ये कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। 1940s वो समय है जब धीरे धीरे जो गुलाम देश हैं वो आजाद होने लगे। भारत, चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफ्रीका के बहुत सारे देश ये धीरे धीरे अब आजाद होने लगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने की शुरुआत की गई, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो बहुत भयानक था। लाखों लोगों की मृत्यु होती है, इकोनॉमीज जर्मनी जापान की खराब हो जाती है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया जाता है। एटॉमिक बॉम्ब कितना खतरनाक है ये हमको जापान के अंदर देखने को मिल गया। तो सभी देशों को लगा कि एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो शांति को प्रमोट कर सके। इसीलिए 1940s के अंदर यूएन को बनाया गया। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। और जो भी नए नए आजाद देश थे उनको दो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। एक, उनको अपने देश में वेलफेयर भी करना था और उनको डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश करनी थी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड थी।
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा ये कहा गया कि हम डेमोक्रेसी को मेंटेन करेंगे, हम अपने देश के अंदर लोगों का वेलफेयर करेंगे और हम दूसरे देशों की सोवनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। सोवनिटी क्या होती है? सोवनिटी मतलब हम किसी दूसरे देश के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देंगे। सोवनिटी मतलब होता है कंट्री के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने इंटरनल मामलों को खुद ही सॉल्व कर सके। ऐसा ना हो कि कोई बाहरी ताकत उसके अंदर इंटरफेयर करे। तो इंडिया ने बोला हम किसी को इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम किसी के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देंगे। अब इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी प्रॉब्लम्स तो चली रही थी, लेकिन हमारे देश भारत के अंदर भी कुछ समस्याएं देखने को मिली और ये समस्याएं अंग्रेज छोड़कर चले गए थे। अंग्रेजों ने आजादी के साथ बंटवारा कर दिया। आप पढ़कर आए हो कि पार्टीशन की वजह से देश में बहुत सारे माइनॉरिटीज पे अत्याचार हुआ, बहुत सारे बच्चे अपने पिता से बिछड़ गए, वुमेन का रेप हुआ, एट्रोसिटीज हुई। पार्टीशन की वजह से ना जाने कितने लोगों की हत्या की गई धर्म की वजह से। अंग्रेजों ने हमें इतना लूटा कि जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी वो कंगाल हो गई। गरीबी बहुत बढ़ गया देश के अंदर। देश में वायलेंस, हिंसा देखने को मिली। हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक हमेशा की नफरत अंग्रेजों ने पैदा कर दी। तो जब इंडिया को आजादी मिली तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि वो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हुआ करती थी। उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। आप लोग ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करिए, उस समय कैसी सिचुएशन है। तो आप बताओगे उस समय बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हुआ करती थी। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हो रहा था, गुलाम देश आजाद हो रहे थे। और दूसरा, हमारे देश भारत के अंदर बंटवारा हो गया, गरीबी बहुत थी, हिंदू और मुस्लिम के बीच में वायलेंस देखने को मिला। लेकिन फिर भी भारत ने क्या डिसाइड किया? भारत ने ये डिसाइड किया कि हम दूसरे देशों की सोवनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। सोवनिटी क्या होती है समझ में आ गया होगा? हैविंग द पावर टू गवर्न द कंट्री बाय इटसेल्फ। आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने देश पर खुद से शासन कर सको, कोई बाहरी ताकत इंटरफेयर ना करे। तो भारत ने बोला ना हम किसी को दखल देने देंगे अपने अंदरूनी मामलों में, ना हम किसी के फॉरेन अफेयर में दखल देंगे। इंडिया ने डिसाइड किया कि हम सभी दूसरे देशों की सोवनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। और ये चीज हमारे संविधान में भी लिखी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर ये साफ साफ लिखा है कि हम दूसरे देशों की इज्जत करते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा डीपीएसपी क्या है? चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी डीपीएसपी कुछ तरह के आइडियल हैं, कुछ तरह के ऐसे गोल हैं जिनको फॉलो करने से देश में वेलफेयर होगा। यानी डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ऐसे कुछ प्रावधान हैं, ऐसी कुछ पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो करने से लोगों का वेलफेयर होगा, देश का भला होगा। लेकिन जो डीपीएसपी होती हैं ये नॉन जस्टिसिएबल होती हैं। यानी अगर सरकार ने डीपीएसपी को नहीं फॉलो किया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी डीपीएसपी को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एक तरह से जो ऑप्शनल होता है ना, ये ऑप्शनल है। अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी को फॉलो करेगी तो अच्छी बात है, देश में वेलफेयर होगा। अब डीपीएसपी के अंदर क्या क्या आता है? जैसे कि सभी लोगों को इक्वल वेजेस दी जाएगी, देश के अंदर विलेज के लेवल पे पंचायतें होनी चाहिए जो कि गवर्न करेंगी, देश के अंदर अल्कोहल वगैरह को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सभी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये डीपीएसपी होती है क्योंकि इससे देश का वेलफेयर होगा। कौन से आर्टिकल में इनको मेंशन किया गया है बच्चों? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी को मेंशन किया गया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का हिस्सा है। तो हमारे डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है कि हम दूसरे देशों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम लड़ाई झगड़े को प्रमोट नहीं करते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे, चिंता ना करो। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमको बताया गया है कि देखो फॉरेन पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक इंसान को उसका घर भी इफेक्ट करता है और सोसाइटी भी इंपैक्ट डालती है, वैसे ही एक देश पर डोमेस्टिक चीजें भी असर डालती हैं और इंटरनेशनल चीजें भी असर डालती हैं। तो अभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है तो आप बता देना जो देश की फॉरेन पॉलिसी होती है वो दो चीजों से मिलके बनती है। क्या क्या? एक तो देश के अंदर का माहौल क्या है, देश में कितनी गरीबी है, देश में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, देश में टेक्नोलॉजी है या नहीं है, देश का डिफेंस कैसा है। तो फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक चीजों पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ इंटरनेशनल चीजों पे भी डिपेंड करती है। इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीजें हो रही हैं इस पर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा तो भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करेगा। हम पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर दिखाएंगे और कहेंगे कि हम आतंकवाद का सफाया कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। तो फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक चीजों पे भी डिपेंड करती है और इंटरनेशनल चीजों पे भी डिपेंड करती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप खुद ही बताओ कि 1940s के अंदर बहुत सारे देश आजाद हुए, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चाइना, ये सभी वेस्टर्न डोमिनेशन से बाहर आ रहे थे। लेकिन जितने भी डेवलपिंग देश हुआ करते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी हुआ करती थी। उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी और डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी खरीदना पड़ता। वो टेक्नोलॉजी किससे खरीदा करते? अमीर देशों से खरीदा करते, यूएसए से और यूएसएसआर से खरीदा करते। और इसीलिए जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जब ये आजाद हुई तो शुरू शुरू में ये शांति पर ध्यान दे रही थी, डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही थी। आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो। आजादी के बाद इंडिया ने यही बोला कि हम तो गौतम बुद्ध का देश हैं, हम शांति को सपोर्ट करते हैं, हम अपने देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो नए आजाद देश हैं वो टेक्नोलॉजी खरीदने लगे अमीर देशों से। एग्जाम्पल के तौर पे अपना इंडिया भी यूएसएसआर से डिफेंस की टेक्नोलॉजी खरीदने लगा। हम यूएसए से भी बहुत तरह की टेक्नोलॉजी खरीदने लगे। और अगर आप किसी से कोई चीज खरीदोगे ना तो आप उस पर डिपेंड करने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रोज 100 रुपए दूं तो आप मेरे ऊपर डिपेंड करने लगोगे या आप मेरे से डरने लगोगे, आप मेरी बात मानने लगोगे। अगर मैं आपको बार बार आपकी हेल्प करूं या आपको बार बार कोई चीज गिफ्ट करूं तो आप मेरे ऋणी हो जाओगे। आपको लगेगा वाओ, ये वेदांत भैया कितने अच्छे हैं, इनको तो हम सपोर्ट करेंगे। वैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो अलग अलग डेवलप्ड देशों से टेक्नोलॉजी खरीदने लगी और वो डेवलप्ड देशों पर डिपेंड करने लगी। बच्चों आप ही बताओ 1940s में कौन सी दो कंट्रीज थी जो सबसे पावरफुल थी? आप पढ़कर आए हो कि एक थी यूएसए जो बहुत पावरफुल थी और एक थी यूएसएसआर। तो जितने भी नए आजाद हो रहे देश थे वो इन्हीं दोनों कंट्रीज पर डिपेंड करने लगते। या तो वो यूएसए पे डिपेंड करने लगते और या तो वो यूएसएसआर पे डिपेंड करने लगते। इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हो गई। आप पढ़कर आए हो दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट हुआ करती थी, तो इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर हो गई जिसको आप कोल्ड वॉर कहते हो। और देखते देखते दुनिया के जो सभी देश हैं वो दो ग्रुप के अंदर बट गए। कितने ग्रुप्स के अंदर? दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देश दो हिस्सों में बट गए। एक हुआ करते थे वो देश जो यूएसए का साथ दिया करते और एक हुआ करते वो देश जो यूएसएसआर का साथ दिया करते। जो लोग यूएसए का साथ दिया करते उनके ग्रुप को नाटो कहा जाता। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसए का एक ग्रुप हुआ करता। और जो लोग यूएसएसआर को सपोर्ट किया करते, यूएसएसआर क्या है? ये एक बड़ा देश हुआ करता था, रशिया और उसके आसपास के बहुत सारे देशों से मिलकर एक देश बना था जिसका नाम था यूएसएसआर। इसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता है और आज के टाइम पे जो रशिया है वही इसका हेड हुआ करता। और जो लोग यूएसएसआर को सपोर्ट करते उनके ग्रुप को कहा जाता वॉर्सो पैक्ट। क्या कहा जाता बच्चों? वॉर्सो पैक्ट। और इसी तरह से दुनिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। नए आजाद डेवलपिंग कंट्रीज या तो यूएसए को सपोर्ट करने लगे, वो नाटो का पार्ट बन गए, या तो वो यूएसएसआर को सपोर्ट करने लगे, वो वॉर्सो पैक्ट का पार्ट बन गए। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि इंडिया ने किसको सपोर्ट किया? आजादी के बाद इंडिया यूएसए का पार्ट बना या यूएसएसआर का पार्ट बना? इस बात को हम डिटेल में जानेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। हमारे इंडिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने बोला कि हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे। नॉन अलाइनमेंट मतलब होता है, हमने बोला ना तो हम यूएसए को साथ देंगे ना तो हम यूएसएसआर का साथ देंगे, हम दोनों के साथ हैं। हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जहां पे यूएसए अच्छी बातें कहेगा हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे, जहां पे यूएसएसआर सही बातें बोलेगा हम यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कि आजादी के बाद इंडिया ने क्या फॉरेन पॉलिसी फॉलो किया। तो हम कहते हैं इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया, यानी ना हम यूएसए के साथ हुए ना यूएसएसआर के साथ। हमने बोला हम दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसको आप डिटेल में समझोगे, चिंता ना करो। अभी हमारा अगला टॉपिक है हमारे डीपीएसपी के बारे में। मैंने आपको बताया कि संविधान के अंदर डीपीएसपी होती है, आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट 4 के अंदर इनको मेंशन किया गया है। ये नॉन जस्टिसिएबल होती हैं, यानी डीपीएसपी को नहीं फॉलो किया गया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। डीपीएसपी मतलब है ये ऐसे गोल हैं, ये ऐसी पॉलिसी हैं, ये ऐसे प्रावधान हैं जिनको फॉलो करने से देश में कल्याण होगा, वेलफेयर होगा।
लेकिन कंपलसरी नहीं है इनको फॉलो करना। डीपीएसपी का जो आर्टिकल 51 है वो किसकी बात करता है? वो हमारे फॉरेन पॉलिसी की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, आर्टिकल 51 के बारे में बताओ। तो आर्टिकल 51 एक डीपीएसपी है, ये भारत के फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है। इस डीपीएसपी के अंदर कहा गया कि भारत दुनिया में शांति को बढ़ावा देगा। भारत कभी भी लड़ाई नहीं चाहता है। अभी आपने देखा हाल फिलहाल में इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान को बहुत करारी तरह से हराया, और लेकिन हमने ये साबित किया कि हम शांति के लिए खड़े हैं। हमने युद्ध विराम भी घोषित किया। इस आर्टिकल 51 में यह भी कहा गया है कि हम दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे, फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे। हमारे रशिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। इस आर्टिकल के अंदर यह भी कहा जाता है कि हम इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटी आती है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, या फिर अर्थ समिट हुई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको लागू करेंगे अपने देश के अंदर। इस आर्टिकल में यह भी कहा जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है देशों के बीच में, तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम वॉर नहीं करेंगे, बल्कि आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेशन मतलब होता है मीडिएट करना, मीडिएशन के थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको करंट एग्जाम्पल देता हूं। हाल फिलहाल में ईरान और इसराइल का वॉर हुआ, 13 दिन ये युद्ध चला, 12 जून को शुरू हुआ था। अब इस युद्ध के अंदर आपने क्या देखा कि युद्ध तो बहुत भयंकर होने लगा था, लेकिन अमेरिका ने मीडिएशन किया, और कहीं ना कहीं मीडिएशन करके इस युद्ध को विराम किया गया, रोका गया। मैं अमेरिका की तारीफ नहीं कर रहा हूं, वो तो हर मुद्दे के अंदर कूदता रहता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारे आर्टिकल 51 में यही लिखा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इंडिया मीडिएशन को सपोर्ट करता है। हम ये चाहते हैं कि उसको बातचीत करके सुलझा दिया जाए, आर्मी के बीच में लड़ाई ना हो, हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हम पे हाथ उठाएगा तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे, हम उसका बदला भी लेंगे। ये वाला जो बॉक्स है बच्चों, ये आप अच्छे से याद कर लेना। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आप अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आगे हमारा अगला टॉपिक है जिसका आप इंतजार कर रहे हो, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। भाई ये नॉन अलाइनमेंट क्या है और इंडिया ने क्यों फॉलो किया? इसको समझने से पहले आपको इंडिया के मूवमेंट के बारे में समझना होगा। बड़ा ही मजेदार है, मैं आपको समझाता हूँ। भारत को आजादी 1947 में मिली। 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया। भारत ने मूवमेंट किया, आंदोलन किया, और इस आंदोलन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? इंडियन नेशनल मूवमेंट। बहुत फेमस मूवमेंट है, दुनिया में विख्यात है, फेमस है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि अंग्रेजों को भगा कर रहेंगे। हमारे देश में वीर क्रांतिकारी हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, मंगल पांडे हुए, भगत सिंह हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जिन्होंने अपने खून का बलिदान दे दिया, तब जाके भारत आजाद हुआ। लेकिन भारत में जो ये आंदोलन हो रहा है, ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा। ये कोई आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, नहीं। दुनिया भर में जितने गुलाम देश थे सभी प्रोटेस्ट कर रहे, सभी मूवमेंट कर रहे। स्पेशली एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर जो गरीब देश हुआ करते थे उन्हें गुलाम बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, घाना, ये सभी देश प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको आजादी चाहिए। और इंडियन लीडर्स जो हुआ करते थे वो इन दूसरे देशों के लीडर से बातचीत भी किया करते, और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते कि हमें आजादी कैसे मिलेगी। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे देश में एक महान क्रांतिकारी हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ये लाइन सुनते ही आता है सुभाष चंद्र बोस का नाम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी देता हूं, ऐसी बात इन्होंने बोली। और नेताजी ने एक आर्मी क्रिएट किया जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। हिंद स्वराज की जो ये आर्मी थी, ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये पार्टिसिपेट भी करती है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी, जापान भी गए थे मदद मांगने के लिए। तो ये दर्शाता है कि इंडिया दुनिया के सभी देशों के साथ कनेक्टेड था और हम आजादी की मांग कर रहे थे। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। डोमेस्टिक मामले क्या है देश के अंदर, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। और हमारे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से यही कहती है कि हम दूसरे की अस्मिता पे हाथ नहीं डालेंगे, हम दूसरे की सॉवरेनिटी को कभी नहीं छीनेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर हाथ डालेगा तो उसका हाथ तोड़ देंगे। पाकिस्तान पे हम क्यों हमला करें, हमें नहीं दिलचस्पी है, लेकिन पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ पे पहलगाम हमला कराएगा
तो हम पाकिस्तान को उसकी नानी याद करा देंगे। भारत ने एक कसम खाई है। और जिस समय भारत आजाद हुआ, मैंने पहले आपको बता दिया, उस समय क्या हो रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इस समय अलग अलग देश अपने न्यूक्लियर वीपन को डेवलप कर रहे थे। चाइना ने अपना न्यूक्लियर वीपन डेवलप किया। इस समय पे 1950 में आप देखते हो तो कम्युनिस्ट चाइना की शुरुआत हुई, वहां पे कम्युनिज्म आ गया। फिर इस समय पे अलग अलग गुलाम देश आजाद हो रहे थे, तो डीकोलोनाइजेशन हो रहा था। डीकोलोनाइजेशन मतलब होता है अलग अलग देश आजाद हो रहे थे। इस समय पे 1945 में यूएन को क्रिएट किया गया। यूनाइटेड नेशन को क्यों क्रिएट किया गया? ताकि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन किया जा सके, ताकि शांति को मेंटेन किया जा सके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। यहां से एक क्वेश्चन यही आता है कि क्या इंडिया आइसोलेटेड था? तो आप बोलोगे नहीं, इंडिया सभी देशों के साथ कनेक्टेड था। एग्जाम्पल आप नेताजी का दोगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है आर्टिकल 51 के बारे में, आप आराम से बता दोगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1940s में इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, आप बता दोगे। कोल्ड वॉर चल रहा है, यूएन को बनाया गया, न्यूक्लियर वीपन को बनाया जा रहा है, कम्युनिज्म की शुरुआत हुई चाइना के अंदर, भारत आजाद हुआ, डेमोक्रेसी को लेकर चैलेंज आया और अलग अलग गुलाम देश आजाद होने लगे। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल भी क्लियर होगा। आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नेहरू का रोल। हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब नेहरू कौन है ये आपको पता होना चाहिए। नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते और हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी हुआ करते। कब से कब तक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे? 1946 से लेके 1964 तक। 1964 में नेहरू की डेथ हुई और 1946 में ये फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आजादी तो 1947 में मिली, तो 1946 में कैसे इनको बना दिया गया? क्योंकि आजादी के कुछ साल पहले अपने देश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब होता है आजादी से पहले अंग्रेजों ने एक टेम्पररी सरकार बनाई थी जिसके हेड का नाम था नेहरू। इसीलिए बोला गया कि नेहरू हमारे पहले पीएम थे और पहले विदेश मंत्री थे। 1946 से लेकर 64 तक नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तीन चीजों पर डिपेंड किया करती। उसके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव हुआ करते। कौन कौन से? नेहरू पहला बोला करते कि हम देश की सोवनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी हम किसी भी बाहरी ताकत को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। सोवनिटी का मतलब क्या होता है आप समझ गए होगे कि एक कंट्री के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने अंदरूनी मामले खुद ही सुलझा सके, कोई बाहर का कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगा। तो नेहरू ने बोला पहली चीज तो हम अपने देश में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे। दूसरा नेहरू ने बोला कि हमने इतनी मेहनत से देश को आजाद किया है तो हम इसकी टेरिटोरीज को अब क्या करेंगे, यूनाइटेड रखेंगे। हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब क्या है कि भारत देश बहुत बड़ा है साइज के मामले में। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, साइज के मामले में इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है। तो नेहरू जी ने बोला हम किसी भी आक्रमणकारी को भारत का कोई भी हिस्सा कब्जा नहीं करने देंगे। हम भारत की इन सभी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि कोई इन पे आक्रमण ना कर सके। तीसरा नेहरू ने बोला कि हम देश में डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि देश में गरीबी बहुत है तो हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे ताकि देश में गरीबी कम हो सके और डेवलपमेंट हो सके। और ये सारी चीजें करने के लिए नेहरू ने एक मंत्र दिया जिस मंत्र का नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्लियर है आप लोगों को? सवाल आता है कि नेहरू के तीन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अब बताओगे। उन्होंने बोला कि हम देश की सोवनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, टेरिटोरीज को प्रोटेक्ट करेंगे और देश में डेवलपमेंट करेंगे। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट का मतलब है नेहरू ने बोला कि हम ना तो यूएसए के साथ जाएंगे ना तो हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। हम दोनों देशों में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारे देश के अंदर बेशक सी बात है कुछ लोग हुआ करते थे जो यूएसए को सपोर्ट किया करते थे और हमारे देश में कुछ लोग हुआ करते थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट किया करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को पता है जो यूएसए है वो डेमोक्रेटिक देश है, उसके अंदर लोकतंत्र चला आ रहा है कई सारे सालों से। तो जो अंबेडकर हुआ करते थे वो यूएसए को सपोर्ट किया करते। हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्र पार्टी हुआ करती वो यूएसए को सपोर्ट किया करती। देश के अंदर जो भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी हुआ करती वो भी यूएसए को सपोर्ट किया करती। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया करते, जैसे कि हमारे नेहरू ये यूएसएसआर को सपोर्ट किया करते। जैसे कि देश के अंदर जो सोशलिस्ट पार्टी है वो यूएसएसआर को सपोर्ट करती।
देश के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती, वो भी यूएसएसआर को सपोर्ट करती। तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि इंडिया के अंदर कौन से लोग यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे और कौन सी पार्टीज यूएसएसआर को। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो नेहरू थे वो यूएसएसआर को सपोर्ट किया करते। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि आजादी के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी यूएसएसआर के प्रति झुकी हुई थी। हम थोड़ा सा यूएसएसआर को ज्यादा सपोर्ट दिया करते थे। हमारी विदेश नीति में यूएसएसआर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो नॉन अलाइनमेंट का सिंपल मतलब आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप, यानी जो दोनों कैंप हैं उनसे हम दूरी बना के रखेंगे। भारत की विदेश नीति हमेशा यही चाहती है कि दुनिया में शांति बनी रहे। भाई भारत वो देश है जिसने महावीर को जन्म दिया, जिसने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, और इन लोगों ने हमेशा से शांति का उपदेश दिया है। और भारत की विदेश नीति भी यही कहती है कि हम शांति को प्रमोट करते हैं। हम कभी भी युद्ध का साथ नहीं देंगे। कोई अगर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत शांति का रक्षक है, लेकिन अगर कोई हम पे हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो हम उसका हाथ तोड़ना भी जानते हैं, हम उसको सबक सिखाना भी जानते हैं। एक रीसेंट एग्जाम्पल है, हमने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ये हमारी विदेश नीति है। तो आजादी के बाद भी हमारी विदेश नीति ऐसी हुआ करती थी कि हम शांति को मेंटेन करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने बोला कि हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे। नॉन अलाइनमेंट मतलब ना तो यूएसए का साथ दे रहे हैं, ना तो यूएसएसआर का साथ दे रहे हैं। हम दोनों के बीच में बैलेंस बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यूएसएसआर के प्रति टिल्ट हुआ करते थे। हम नॉन अलाइनमेंट को इसलिए फॉलो कर रहे थे ताकि जो कोल्ड वॉर है उसे कम किया जा सके। इंडिया यूएन की जो शांति वाली फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स, वहां पे भी अपने आर्मीज को भेजती है ताकि दुनिया में शांति को मेंटेन किया जा सके। ना तो हम यूएसए के नाटो का पार्ट बने, ना तो हम सोवियत यूनियन के वॉर्सो पैक्ट का पार्ट बने, क्योंकि हम दोनों देशों के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये बैलेंस बनाना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। ये बैलेंस बनाना काफी मुश्किल होता है, और कभी कभार हम अच्छे से दोनों देशों के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते। एक सॉलिड एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। 1956 के अंदर दो चीजें हुई। पहली क्या होती है, आप सभी लोगों ने स्विस कैनल के बारे में पढ़ा होगा। स्विस कैनल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है जो कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूरोप और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए ये जो स्विस कैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो स्विस कैनल हुआ करता था उसकी मेंटेनेंस और उसको संभालने की जो कंपनी हुआ करती थी, स्विस कैनल कंपनी, उसका जो मालिक था वो ब्रिटेन हुआ करता था। ब्रिटेन हुआ करता था। लेकिन 1956 में इजिप्ट कहता है कि स्विस कैनल तो हमारी बाउंड्री से सटा हुआ है, इसलिए अब जो स्विस कैनल कंपनी है वो इजिप्ट सरकार के अंडर आती है। ब्रिटेन ने बोला बिल्कुल नहीं हो सकता, और ब्रिटेन ने हमला कर दिया इजिप्ट के ऊपर। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो इजिप्ट है, एक देश का नाम इजिप्ट है, वो इजिप्ट की बाउंड्री से सटा हुआ है स्विस कैनल। लेकिन जो स्विस कैनल कंपनी है वो ब्रिटेन के अंडर आया करती। लेकिन 1956 में इजिप्ट ने बोला कि जो स्विस कैनल है वो अब इजिप्ट की सरकार के अंडर आता है, जिसके चलते ब्रिटेन ने हमला किया इजिप्ट के ऊपर, मिलिट्री का प्रयोग किया। लेकिन सिर्फ मिलिट्री के द्वारा हमला नहीं किया गया, इजिप्ट ने के ऊपर ब्रिटेन ने बहुत सारा टैक्स लगा दिया। ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर क्या लगा दिया, बहुत सारा टैरिफ लगा दिया, ताकि इजिप्ट की इकोनॉमी खराब हो जाए। इंडिया ने ब्रिटेन की बहुत बुराई की, इंडिया ने ब्रिटेन को बहुत गाली दिया कि ब्रिटेन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इजिप्ट एक आजाद देश है, उस पर हमला ना करो। और हमने बोला कि जो ब्रिटेन है वो नियो कॉलोनियलिज्म करने की कोशिश कर रहा है। नियो कॉलोनियलिज्म मतलब एक नए तरह का कॉलोनियलिज्म, यानी ब्रिटेन इजिप्ट को अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन एक नए तरह से, उसके ऊपर टैक्स लगा के, टैरिफ लगा के। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दुनिया के सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, जिसको उन्होंने बोला कि रेसिप्रोकल टैरिफ है। इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, साउथ कोरिया, जापान, सभी देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अमेरिका की डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि दूसरे देश डेवलप कर पाए, वो ये नहीं चाहता है कि भारत डेवलप करे। और इसी को कहा जाता है नियो कॉलोनियलिज्म, यानी एक नए तरह का गुलामी, जब आप दूसरे देश को कमजोर बनाते हो टैरिफ लगा के, टैक्स लगा के। और इंडिया ने ब्रिटेन की बुराई की। लेकिन 1956 के अंदर ये एक और चीज हुआ कि जो यूएसएसआर है वो हंगरी पर कब्जा कर लेता है। वो हंगरी पे कब्जा कर लेता है, लेकिन इंडिया यूएसएसआर की बुराई नहीं करता है, लेकिन यूएसएसआर की बुराई भारत नहीं करता है। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी सोवियत यूनियन
को लेकर ज्यादा टिल्टेड है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया ने हमेशा कोशिश की कि हम आजाद हैं, हम बैलेंस मेंटेन करेंगे, ना तो हम नाटो का पार्ट है, ना तो यूएसए का पार्ट है, ना तो वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा है, ना तो यूएसएसआर का हिस्सा है। और इंडिया ने दूसरे देशों को भी बोला कि तुम भी किसी का पार्ट मत बनो, तुम भी नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करो। लेकिन जो बेहुदा पाकिस्तान है वो यूएसए का हिस्सा बन जाता है, वो यूएसए के नाटो का पार्ट बन जाता है। और इसकी वजह से यूएसए इंडिया से बहुत नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? क्योंकि एक तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा इंडिया यूएसएसआर के करीब जा रहा है, जिसको लेके जो यूएसए है वो थोड़ा हमसे गुस्सा हो गया। तो बच्चों एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि 1950s के अंदर, 1960s के अंदर इंडिया और यूएसए के जो रिश्ते हैं वो क्यों खराब हो रहे थे? क्योंकि जो इंडिया है वो नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट किया करता, और इंडिया का जो पड़ोसी है वो पाकिस्तान, वो यूएसए के पार्ट में चला गया। और इंडिया यूएसएसआर के करीब जा रहा था, इंडिया सोवियत यूनियन के करीब जा रहा था, इसलिए भी यूएसए हमसे बहुत नाराज होने लगा 1950s और 60s के अंदर। और आप ये भी पढ़ के आए हो कि आज़ादी के बाद हमने अपने अंदर एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, हमने टैक्सेस वगैरह लगाए थे, हमने अपनी इकोनॉमी को बंद कर दिया था ताकि बाहर की कंपनीज एंटर ना कर सके। ऐसा हमने इसलिए किया था ताकि भारत के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि भारत के अपने जो डोमेस्टिक लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सब आप पढ़कर आए हो। हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत जरूरी है। यहां से ना बच्चों हर साल एक ना एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता ही आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है एफ्रो एशियन यूनिटी। इस टॉपिक में आप देखोगे कि एशिया और अफ्रीका दोनों के कई सारे देश आपस में यूनिटी दिखाते हैं, और यूनिटी दिखाने के लिए एशिया और अफ्रीका के बीच में काफी सारे कॉन्फ्रेंस को किया गया, काफी सारे मीटिंग्स को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से रिपीट करता हूं। आप सभी को पता है कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा है। अगर आप मैप पे देखो तो इंडिया का साइज बहुत बड़ा है। इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है, और इंडिया की जो लोकेशन है ना बच्चों वो बहुत अच्छी है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि इंडिया के नॉर्थ में आपको हिमालयाज देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के साउथ में हमारे भारत माता के चरणों को कौन धो रहा है? इंडियन ओशियन धो रहा है, हिंद महासागर। फिर आपको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे अरेबियन सी भी देखने को मिलती है। यानी ट्रेड के मामले में, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो समुद्री व्यापार के मामले में इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है। और इसीलिए नेहरू जी को हमेशा लगा कि इंडिया दुनिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दुनिया में, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इसीलिए जो नेहरू हुआ करते वो आजादी के बाद अलग अलग देशों के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते, और नेहरू हमेशा इस बात को सपोर्ट करते कि एशिया के सभी देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर एशिया के सभी देश साथ मिलकर काम करेंगे तो अमेरिका हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और उनकी बात से मैं सहमत हूं। अगर रशिया, चाइना, इंडिया साथ में मिलकर काम करने लगे तो अमेरिका हमारे सामने कुछ भी नहीं है, यूरोप हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और नेहरू इसी बात को सपोर्ट किया करते कि एशिया के देशों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए। और नेहरू के चलते अलग अलग मीटिंग्स भी कराई गई। अब कौन सी मीटिंग कब हुई ये डेट आपको याद रखना है बच्चों। जैसे कि मार्च 1947 के अंदर एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ, एशियन देशों की मीटिंग हुई। कब हुई? मार्च 1947 में हुई। आजादी मिलने के 5 महीने पहले ही इस मीटिंग को किया गया। भारत हर बार ये कहता रहा है कि इंडोनेशिया को आजादी मिलनी चाहिए। इंडोनेशिया पर किसने कब्जा किया था? डच लोगों ने कब्जा किया था। तो भारत हमेशा से इंडोनेशिया के लिए आवाज उठाता रहा, क्योंकि वहां पे डच लोगों ने हमला किया था। 1949 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने ये बोला कि हम इंडोनेशिया को सपोर्ट करते हैं। भारत हमेशा से इस बात को सपोर्ट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम हमेशा से सपोर्ट करते हैं कि गुलाम देशों को आजाद होना चाहिए। डीकोलोनाइजेशन को हम सपोर्ट करते हैं कि गुलाम देशों को आजाद करो। इंडिया ने हमेशा से रेशिज्म को अपोज किया है। काफी बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि भैया ये रेशिज्म क्या होता है? इसको आप रेशिज्म कहते हो, रेशिज्म या फिर अपार्थाइड। अपार्थाइड एक ऐसे तरह का भेदभाव है जहां पे स्किन कलर की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अगर आप गोरे हो तो आपको पावरफुल समझा जाता है, अगर आप काले हो तो आपको कमजोर समझा जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? ये साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है।
मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो हमारे जो गांधी जी हुआ करते थे, वो भारत में 1915 में आए आंदोलन करने के लिए। उसके पहले गांधी कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में हुआ करते थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि रंग के हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब तक गांधी साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने मूवमेंट किया अपार्थाइड के खिलाफ कि स्किन कलर के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। भारत ने आजादी के बाद हमेशा यही बोला है कि हम रेसिज्म को सपोर्ट नहीं करते। हम कभी भी स्किन कलर के हिसाब से किसी को भेदभाव नहीं करते हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका के अंदर। फिर एक अगली मीटिंग की गई जिसका नाम था अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। ये इंडोनेशिया के शहर बैंडंग में होती है 1955 के अंदर। इसीलिए इसको बैंडंग कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया के बैंडंग शहर में हुई। बच्चों ये कब हुई? तो 1955 के अंदर हुई। इसको बैंडंग कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। क्यों करी गई? एशिया और अफ्रीका में जो भी नए आजाद देश थे, जैसे साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंडोनेशिया, उनके बीच में ये मीटिंग की गई थी। और यही जो बैंडंग कॉन्फ्रेंस है, ये आगे चल के नैम को स्टैब्लिश करती है। नैम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें दुनिया के कुछ देश कह रहे थे कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना तो यूएसए को, ना तो यूएसएसआर को। नाम के 5 को फाउंडर हुआ करते थे, जिसमें से एक को फाउंडर अपने नेहरू थे। और नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो पहली मीटिंग है या इसका जो पहला समिट है, वो बेलग्रेड के अंदर हुआ था सितंबर 1961 के अंदर। तो नाम की जो पहली मीटिंग है वो कहाँ हुई? वो बेलग्रेड के अंदर हुई सितंबर 1961 में। बच्चों ये सारी चीजें आप याद रखोगे। मैं आपको वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कब हुआ? मार्च 1947 में हुआ। इंडोनेशिया पर किसने कब्जा किया? डच लोगों ने। भारत डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करता है, हम रेसिज्म के खिलाफ हैं। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हुआ करता, रंग भेद हुआ करता, हम उसके खिलाफ हैं। अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1955 में हुई। कहाँ हुई? इंडोनेशिया के बैंडंग में हुई, इसीलिए इसको बैंडंग कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। बैंडंग कॉन्फ्रेंस की वजह से आगे चल के नाम को स्टैब्लिश किया गया। नाम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसके 5 को फाउंडर हुआ करते थे, जिसमें से एक थे अपने नेहरू। और नाम की जो पहली मीटिंग है वो कहाँ पे हुई? वो बेलग्रेड के अंदर हुई सितंबर 1961 में। ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ये मैंने देखो यहाँ पे सारी डेट्स को लिख दिया है, आप चाहो तो यहाँ से याद कर सकते हो। चलिए आगे हमारा अगला टॉपिक है इंडिया एंड चाइना रिलेशन। जिसका था आपको इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब हम समझेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, कि भारत और चाइना के बीच में कैसे रिश्ते हैं। मैंने देखा है बच्चों को इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी बात है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर को पढ़ना और समझना। तो हमारा अगला टॉपिक भी यही है, हम इंडिया और चाइना के रिलेशन को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि आजादी के बाद इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब होने लगे और आज भी खराब है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जब हमें आजादी मिली तो बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हुआ तो कश्मीर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, और कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन बन गए और आज भी दुश्मन है। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन आजादी के तुरंत बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे। आजादी के बाद इंडिया और चाइना काफी अच्छे फ्रेंड हुआ करते। 1949 में जब चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ और चाइना में कम्युनिज्म की शुरुआत हुई, तो इंडिया वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री था जिसने चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया। हमने अप्रैल 1950 में चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। नेहरू जी हमेशा कहते थे कि चाइना हमारा दोस्त है। उनका मानना था चाइना अंग्रेजों की और वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेशन से उभर कर बाहर निकल रहा है, और इसीलिए नेहरू चाइना से बहुत दोस्ती करना चाहते हैं। नेहरू ने कहावत भी दी थी, आपने सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू हमेशा कहा करते हिंदी चीनी भाई भाई। इसका मतलब था वो ये कहते कि इंडिया के लोग और चाइना के लोग भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। लेकिन नेहरू के कुछ दोस्त हुआ करते, कलीग हुआ करते, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो उनको बोला भी करते कि नेहरू इतना विश्वास मत करो चाइना के ऊपर। फॉरेन पॉलिसी में कोई अपना सगा नहीं होता है, सब अपने मतलब के लिए दोस्त बनते हैं। लेकिन नेहरू तो वही पागल मिजाज के इंसान थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं, चाइना क्यों हम पे हमला करेगा, चाइना तो हमारा बढ़िया दोस्त है। इसीलिए भारत के जो बॉर्डर हुआ करते चाइना के साथ, उन पे आर्मी तक नहीं लगाई गई। सोचो, इमेजिन करो कितनी बड़ी गलती है नेहरू ने की कि बॉर्डर पे आर्मी तक को नहीं लगाया।
वहां पे सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करती, सिंपली जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो गार्ड किया करती। इंडिया और चाइना के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुआ करते, जैसे एक था पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट का मतलब है, पंच मतलब होता है पांच, यानी पांच चीजों को लेके ये एग्रीमेंट किया गया। ये ऐसी पांच चीजें हैं जो कि शांति को बढ़ावा देती हैं, जो कि पीस को बढ़ावा देती हैं। पंचशील एग्रीमेंट में कहा गया था कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के सोवनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के टेरिटरीज पे हमला नहीं करेंगे, ऐसी बातें बोली गई थी। ये जो एग्रीमेंट है वो कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रहेगी आपको। 29 अप्रैल 1954 को यह एग्रीमेंट किया गया था। किसके बीच में किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चाइना के जो प्रीमियर हुआ करते झाओ इनलाई, उनके बीच में ये एग्रीमेंट किया गया था। याद रहेगा ना, इजी है बहुत। पंचशील एग्रीमेंट 29 अप्रैल 1954, नेहरू और झाओ इनलाई के बीच में। नेहरू जी तो अपने आप को चाइना का दोस्त माना करते, उन्होंने कहावत भी दे दी, हिंदी चीनी भाई भाई। ये दोनों देश के लीडर्स एक दूसरे के देशों में जाया करते, विजिट किया करते और इनको बहुत सपोर्ट मिला करता। लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चों कुछ ऐसा होता है कि इंडिया और चाइना दुश्मन बन गए। ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो इतने खराब हो गए, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप आगे समझोगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है तिब्बत। तिब्बत एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हुए। तिब्बत के ऊपर काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। हमारा एशिया जो है इसके बीचों बीच सेंटर में एक प्लेट्यू हुआ करता जिसको तिब्बत कहा जाता। एक तिब्बत बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब होने लगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं रिपीट कर दूं, तिब्बत एक आजाद देश है जिस पर आज के टाइम पे चाइना ने कब्जा किया है। चाइना हमेशा ये बोलता आया कि तिब्बत उसके कंट्रोल में है, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि तिब्बत तो एक आजाद देश हुआ करता। क्यों? तिब्बत की लैंग्वेज अलग है, तिब्बत का जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहां के रिलीजियस लीडर को दलाई लामा कहा जाता है। लेकिन चाइना तिब्बत पे कब्जा करके बैठा हुआ है। 1950, ये वो साल है 1950 जब चाइना तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। इंडिया ने चाइना को समझाया भी कि भाई ऐसा मत करो, किसी पर कब्जा करके तुम्हें क्या मिलेगा? देखो तुमने तो हमारे साथ पंचशील एग्रीमेंट भी किया है कि तुम किसी पे हमला नहीं करते हो, तो फिर तिब्बत पे क्यों हमला कर रहे हो? उसको आजाद कर दो। लेकिन चाइना तो किसी की बात मानने नहीं वाला था। चाइना हमेशा ये रिपीट करता कि तिब्बत हमारा ही पार्ट है, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। 1954 में, उस समय के जो 1956 के अंदर आप देखोगे कि उस समय के जो तिब्बत के लीडर हुआ करते उनको दलाई लामा कहा जाता। मैंने आपको पहले ही बताया कि तिब्बत का कल्चर बिल्कुल अलग है, वहां बुद्धिज्म को माना जाता है और वहां पे जो बुद्धिस्ट लीडर होते हैं उनको दलाई लामा कहते हैं। तो 1956 के अंदर दलाई लामा और चाइना के प्रीमियर जाओ इनलाई भारत का दौरा करते हैं और इस समय दलाई लामा नेहरू को बताते हैं कि ये चाइना के लोग तिब्बत पे बहुत अत्याचार करते हैं और सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। इंडिया बार बार कहता भी चाइना से कि प्लीज तिब्बत पे कब्जा मत करो, वो आजाद है और किसी की आजादी मत छीनो। लेकिन चाइना इंडिया को वादा करता है कि भाई तुम चिंता ना करो, हम तिब्बत के लोगों को पूरी छूट देते हैं, उनपे हम कोई अत्याचार वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन सच तो ये था कि चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रहा था, वहां की तिब्बतियन लैंग्वेज को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, वहां के कल्चर को मिटाने की कोशिश कर रहा था। और 1958 में चाइना की जो फोर्सेस हैं वो तिब्बत के अंदर दलाई लामा की हत्या करने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि 1958 में तिब्बत के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और चाइना को लगा दलाई लामा ही लोगों को उकसा रहा है, इसीलिए चाइना की जो फोर्सेस थी वो दलाई लामा का मर्डर करना चाहती हैं। और इसीलिए 1959 के अंदर दलाई लामा चुपके से भागते हुए भारत आ गए और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दिया। चाइना ने इसका विरोध किया कि भारत तुम दलाई लामा को क्यों शरण दे रहे हो, वो हमारे दुश्मन है। लेकिन इंडिया ने बोला वो बेचारे धर्म को सपोर्ट करते हैं, उनको मत मारो। इंडिया ने बोला कि दलाई लामा को हम अपने यहाँ पे शरण देते हैं। चाइना इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। चाइना ने बोला कि जो इंडिया है वो एंटी चाइना हरकतें कर रहा है, वो चाइना के खिलाफ जा रहा है। आप अगर इंडिया में देखो तो बहुत बड़ी मात्रा में तिब्बतियन लोग रहते हैं। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो भारत में सबसे बड़ी तिब्बतियन सेटलमेंट है। दलाई लामा भी धर्मशाला के अंदर रहते हैं और हाल फिलहाल में 6 जून को दलाई लामा ने अपना 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया।
जिसके अंदर भारत के कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू भी शामिल हुए। और चाइना ने इसमें प्रोटेस्ट भी किया कि इंडियन मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं दलाई लामा की बर्थडे के अंदर। दलाई लामा इस समय धर्मशाला के अंदर रहते हैं। भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, वो सपोर्ट करती हैं कि तिब्बत एक आजाद देश है और उसको आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन ये चाइना अपनी हरकतें तो सुधारेगा नहीं, ये तिब्बत को आजादी नहीं दे रहा, ये तिब्बत पे कब्जा करके बैठा हुआ है। इसने तिब्बत को एक ऑटोनॉमस रीजन घोषित कर दिया है, यानी इसका मानना है कि तिब्बत एक इंटीग्रल पार्ट है चाइना का। तिब्बतियन लोग पोस्ट करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन उनको मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। चाइना तिब्बत के अंदर बहुत सारे चाइनीज लोगों को ला रहा है ताकि तिब्बत की भाषा खत्म कर दी जा सके। लेकिन मैं यही रिपीट करूंगा कि तिब्बत एक ना एक दिन आजाद होगा। कब तक उसे रोकोगे, वो आंदोलन करता रहेगा। चाइना तिब्बत के कल्चर को, वहां के धर्म को, वहां की भाषा को दबाने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा। बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यू तो यही आ जाता है कि तिब्बत पे चाइना ने कब कब्जा किया, तो आप बताओगे 1950 में किया। दूसरा, दलाई लामा कहाँ रहते हैं, तो आप बताओगे धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, सबसे बड़ी तिब्बतियन सेटलमेंट है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दलाई लामा इंडिया में कब आते हैं शरण लेने, तो 1959 में आते हैं। ये सारे पॉइंट बच्चों आपको याद रखने हैं। ये देखो आप, ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देखना। ये वाला जो पार्ट है इसको तिब्बत कहा जाता है। ये एक आजाद देश हुआ करता था, लेकिन चाइना ने इस पे कब्जा करके इसको एक राज्य बना दिया, जिस राज्य का नाम है जिंगजियांग। जिंगजियांग। और ये जिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन है, और ये उसके नीचे तिब्बत आ रहा है। आज के टाइम पे ये पूरा वाला जो पार्ट है वो चाइना अपने कब्जे में मानता है और जिंगजियांग का हिस्सा मानता है। अच्छा, मैं आपको वापस से कुछ चीजें दिखाता हूँ। इंडिया चाइना के साथ दो पार्ट्स पे बाउंड्री शेयर करता है। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और लद्दाख के पास ये जो अक्साई चिन नाम का पार्ट है ये चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये मैप आप देख पा रहे होगे, इस मैप को आप अच्छे से देख लो। कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया और चाइना दो मेन हिस्सों पे बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया और जो चाइना है वो दो पार्ट्स पे बाउंड्री को शेयर करते हैं, एक ईस्टर्न एरिया पे और एक वेस्टर्न एरिया पे। ईस्टर्न एरिया में जो अरुणाचल प्रदेश है वो शेयर करता है चाइना के साथ बाउंड्री, और वेस्टर्न में आज के टाइम पे जो लद्दाख है वो शेयर करता है चाइना के साथ बाउंड्री। लद्दाख का एक अक्साई चिन नाम का एरिया है, वो चाइना के बाउंड्री पर है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमारे अगले टॉपिक का नाम है इंडिया चाइना वॉर। इंडिया चाइना वॉर 1962। बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। बोर्ड एग्जाम में यहां से लॉन्ग आंसर आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। अगले टॉपिक में अब हम ये समझने चल रहे हैं कि कैसे जिस चाइना पर हम इतना विश्वास करते, जिस चाइना को नेहरू जी अपना भाई मानते, वही चाइना भारत पे हमला कर देता है। कब? 1962 के अंदर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और चाइना के रिश्ते खराब हो गए? मेनली दो चीजें हैं जिनकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हुए। एग्जाम में आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हुए। पहला जो रीजन है वो है दलाई लामा और तिब्बत। यानी इंडिया और चाइना तो बहुत बढ़िया दोस्त हुआ करते, लेकिन 1950s में 1960s के अंदर दो ऐसी चीजें होती हैं जिससे इंडिया और चाइना दुश्मन बन गए। पहली चीज क्या हुई कि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया 1950 में, और इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर जोन हुआ करता था तिब्बत, वो हट गया। अब इंडिया और चाइना डायरेक्ट बहुत सारी बाउंड्री शेयर करने लगे। और जब तिब्बत पे कब्जा किया गया तो शुरू शुरू में इंडिया कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर वहां पे लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ, आंदोलनकारियों की हत्या होने लगी, तो भारत ने इसका प्रोटेस्ट किया कि गलत बात है, चाइना ऐसा मत करो। साथ ही साथ दलाई लामा को इंडिया ने शरण दे दिया धर्मशाला के अंदर। तो चाइना ने बोला कि इंडिया तुम गलत कर रहे हो, हमारे दुश्मन को तुम शरण दे रहे हो, जिसके चलते चाइना कहने लगा कि इंडिया एंटी चाइना हरकतें कर रहा है, इंडिया चाइना के खिलाफ जा रहा है। पहला कारण तो ये हो गया।
दूसरा कारण इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब होने के पीछे था बाउंड्री डिस्प्यूट। बाउंड्री को लेके इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब बाउंड्री को लेके लड़ाई इसलिए चल रही है कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो अंग्रेजों ने बाउंड्री बना कर गए थे। अंग्रेजों ने एकदम क्लियर बाउंड्री बनाई थी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का पार्ट है, जो लद्दाख है वो इंडिया का पार्ट है। लेकिन चाइना कहने लगा हम अंग्रेजों की बाउंड्री को नहीं मानते, और चाइना बार बार भारत के दो हिस्सों को अपना पार्ट बनाने लगा। कौन से भारत के दो हिस्से? एक तो चाइना कहने लगा कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, और दूसरा चाइना कहने लगा कि लद्दाख के अंदर जो अक्साई चिन नाम का पार्ट है वो उसका है। इंडिया ने बोला कि भाई ये गलत बात है, चाइना ऐसा मत करो। और चाइना इतना चालू है कि चाइना ने 1957 से 1959 के बीच में अक्साई चिन लद्दाख के पास रोड्स को बनाया, डैम्स को बनाया, सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ताकि अक्साई चिन को कब्जा करना आसान हो जाए। लेकिन बच्चों, मैं फिर रिपीट करता हूं, भले वो अरुणाचल प्रदेश हो या तो वो अक्साई चिन लद्दाख हो, वो इंडिया का पार्ट था, वो इंडिया का पार्ट है, और वो इंडिया का पार्ट हमेशा रहेगा। वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन चाइना तो बॉर्डम है, वो हमेशा से यही कहता आया कि अरुणाचल प्रदेश यानी नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, उसका पार्ट है, और अक्साई चिन उसका पार्ट है। और चाइना ने अक्साई चिन के पास बहुत सारे रोड्स को बनाया ताकि अक्साई चिन पे कब्जा करना आसान हो जाए। इस बीच आप देखते हो कि बहुत सारी छोटी मोटी बॉर्डर पे लड़ाई देखने को मिल जाती है, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन फिर 1962 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी भारत को उम्मीद भी नहीं थी। 1962 में ऐसा क्या हुआ बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। 1962 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अब ये क्या था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर ये देखने को मिला कि दुनिया के दो सुपर पावर देश थे, एक यूएसए था और एक यूएसएसआर था। जो यूएसएसआर था वो अपने न्यूक्लियर वीपन क्यूबा को दे रहा था, क्यूबा को। लेकिन यूएसए नहीं चाहता था कि क्यूबा को न्यूक्लियर वीपन मिले, इसलिए यूएसए ने क्यूबा पे मिसाइल दागी। क्यूबा पे मिसाइल से हमला किया अमेरिका ने, यूएसएसआर को ऐसा करने से रोका। इसी को आप कहते हो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिंपली क्या हो रहा था कि जो यूएसएसआर है वो न्यूक्लियर वीपन दे रहा था क्यूबा को, जिसको रोका यूएसए ने अपने मिलिट्री की मदद से, और इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। ये अक्टूबर 1962 के अंदर हुआ। जब पूरी दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ऊपर फंसी हुई थी, तो एकाएक अक्टूबर 1962 में चाइना इंडिया पर हमला कर देता है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है, चाइना इंडिया पर बुरी तरह से अटैक कर देता है। पहला हमला जो था वो 1 हफ्ते तक चला। अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे एरिया पे चाइना कब्जा कर लेता है। दूसरा हमला 1 महीने बाद चाइना ने किया। हमने लद्दाख में तो चाइना की आर्मी को रोक लिया, लेकिन चाइना की आर्मी अरुणाचल प्रदेश पे पूरी तरह से कब्जा कर लेती हैं और असम तक एंटर कर जाती हैं। भारत अमेरिका ब्रिटेन से मदद मांगता है, रशिया से मदद मांगता है, यूएसएसआर से मदद मांगता है कि हमारी हेल्प करिए। लेकिन आगे चल के चाइना खुद ही अपनी तरफ से सीज फायर डिक्लेयर कर देता है, यानी युद्ध विराम डिक्लेयर कर देता है, और चाइनीज आर्मी जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देती है। लेकिन चाइना ने ऐसा किया क्यों? चाइना दुनिया को ये दर्शाना चाहता था कि अरुणाचल प्रदेश उसका इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये झूठ है। चाइना ने इंडिया की इमेज को बुरी तरह से खराब कर दिया। यानी नेहरू को इतना क्रिटिसाइज किया गया कि अक्टूबर 1962 में एकाएक चाइना ने हमला कर दिया। हमारी आर्मी नहीं तैयार थी, हमारे पास डिफेंस का सामान नहीं था, हम तैयार नहीं थे। हमने लद्दाख में तो हमले को रोक लिया, लेकिन अरुणाचल को पूरा चाइना ने कैप्चर कर लिया था, वो असम तक आ गए थे। बाद में चाइना ने खुद से युद्ध विराम घोषित किया, लेकिन इंडिया की जो इमेज है वो बहुत खराब हुई। हम अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन से मदद मांगने चले गए। इस लड़ाई में जो सोवियत यूनियन है वो न्यूट्रल रहा, उसने किसी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमारी बदनामी हुई कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश की जो राष्ट्र की भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, उस पर चोट पहुंची। नेहरू की इमेज काफी खराब होती है। टॉप आर्मी के जो कमांडर हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, उन्हें रिजाइन करवा दिया जाता है। नेहरू के दोस्त हुआ करते थे और उस समय जो रक्षा मंत्री थे वी कृष्ण मेनन, वो भी रिजाइन कर देते हैं। नेहरू की इमेज बहुत खराब होती है, लोग उन्हें बहुत गाली देते हैं नेहरू को। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा नेहरू इतना भी इनोसेंट होने की जरूरत नहीं थी, इतना भी चाइना से प्यार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि
कोई भी देश आपका नहीं है, सब अपने फायदे के लिए आपसे दोस्ती करते हैं। तो नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि आप इतने इनोसेंट मत बना करो, इतना भी प्रेम दर्शाना अच्छी बात नहीं होती है। पहली बार देश के अंदर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस के खिलाफ लाया गया कि अब हमें कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस कुछ इलेक्शंस भी हार जाती है पहली बार, और यहीं से देश का जो पॉलिटिकल मूड है वो अब चेंज होने लगा। अब धीरे धीरे लोग कांग्रेस के खिलाफ होने लगे कि कांग्रेस हमारे देश की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। तो बच्चों यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन, इंडिया चाइना वॉर क्यों हुआ? इंडिया चाइना की रिलेशन क्यों खराब हुई? तो आप दो चीजें बताओगे, दलाई लामा और बाउंड्री की वजह से। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंडिया और चाइना वॉर में क्या क्या हुआ? तो आप बताओगे कैसे चाइना ने लद्दाख अक्साई चिन पे हमला किया अक्टूबर 1962 में, फिर अरुणाचल नेफा पे हमला किया गया, युद्ध विराम किया गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि इस लड़ाई का इम्पैक्ट क्या हुआ? तो आप बताओगे इंडिया की इमेज खराब हो गई, हमें मदद मांगनी पड़ी अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर से। टॉप आर्मी कमांडर रिजाइन कर देते हैं, उस समय के रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन भी रिजाइन कर देते हैं। नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, कुछ इलेक्शन भी नेहरू हार जाते हैं। नेहरू और कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया कि अब देश को कांग्रेस पे विश्वास नहीं रह गया है। यानी 1962 में इंडिया और चाइना के रिलेशन बुरी तरह से खराब हो गए। बहुत समय लगा हमें रिलेशन को वापस से नॉर्मल करने में। 1976 में फाइनली जाके हमारे रिलेशन नॉर्मल होते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जो रक्षा विदेश मंत्री हुआ करते थे, फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, वो दौरा करते हैं चाइना का। उसके बाद राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री बने जो नेहरू जी के बाद चाइना का दौरा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि 1962 के बाद से इंडिया और चाइना के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट का असर अपने देश के ऊपर भी पड़ा। हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो दो हिस्सों में बट गई। क्यों? क्योंकि चाइना और सोवियत यूनियन के रिश्ते खराब हो रहे थे। चाइना और यूएसएसआर के बीच में दुश्मनी बढ़ रही थी। तो जो लोग सीपीआई में चाइना को सपोर्ट करते, वो इससे अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था सीपीआई एम। एम मतलब वो मार्क्सिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाइना की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग यूएसएसआर को सपोर्ट किया करते, वो सीपीआई का ही पार्ट रह गए। यानी इंडिया चाइना वॉर 1962 की वजह से देश पे बहुत बड़ा असर पड़ा। हमारी ऑपोजिशन पार्टी जिसका नाम था सीपीआई, वो दो हिस्सों में बट गई। एक पार्ट बना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये वो लोग थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट किया करते। और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट मतलब ये चाइना के कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सीपीआई एम के लोग बहुत बुरे लोग थे, ये इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे चाइना को सपोर्ट करने लगे थे। इसीलिए बहुत सारे सीपीआई एम के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया कि तुम चाइना हमारे दुश्मन को सपोर्ट करते हो, जेल में जाओ। और इस वॉर की वजह से हमें एक चीज और मालूम चली कि हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है बच्चों, ये काफी वोलाटाइल है, ये काफी ज्यादा आइसोलेटेड है, हमें ये भी मालूम चला। मैं आपको मैप पे दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप सभी को ना इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो और मुझे लगता है आप लोग आगे चल के यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो। तो एकदम जो रफ डायग्राम है इंडिया का, एकदम रफ डायग्राम, वो आपको बनाना आना चाहिए। तो अगर 1962 की जो आप वॉर हुई इंडिया चाइना की, उसको एनालाइज करो तो हमें एक और सबक मिला कि इंडिया का जो ये वाला पार्ट है जिसको आप नॉर्थ ईस्ट कहते हो, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट काफी ज्यादा आइसोलेटेड है। यानी ये काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, ये काफी ज्यादा छुपा हुआ है, हम इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी को पता है कि इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के साथ एक छोटा सा कॉरिडोर कनेक्ट करता है, जिस कॉरिडोर को आप कहते हो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मतलब इमेजिन करो, इतने बड़े इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ एक छोटा सा कॉरिडोर कनेक्ट करता है जिसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। कोई भी देश अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे हमला कर देगा ना, तो भारत का नॉर्थ ईस्ट के साथ कांटेक्ट ही टूट जाएगा। इसीलिए हमें यह भी समझ में आया कि हमें नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, यहाँ बहुत खतरा है। एक तो ये चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो कभी भी यहाँ हमला हो सकता है। एक तो भिखारी बांग्लादेश भी यहाँ पे है, वो भी कभी भी हमला कर सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है। हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी प्रोटेक्शन और मजबूत करनी है ताकि देश की एकता बनी रहे। इसीलिए इस वॉर के तुरंत बाद चाइना को इसीलिए इस वॉर के तुरंत बाद हमने नागालैंड को राज्य बना दिया।
मणिपुर, त्रिपुरा जो उस समय यूटी हुआ करती, हमने उन्हें राइट दे दिया कि वो अपनी विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना सकती हैं, और आगे चल के मणिपुर, त्रिपुरा को भी राज्य बना दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस वॉर से हमें एक बात और मालूम चली कि नॉर्थ ईस्ट को हम भूल चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट भी तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। वो 7 बहन है और उनका एक छोटा सा भाई सिक्किम भी तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हमने इस वॉर के तुरंत बाद नागालैंड को राज्य बनाया। आगे चल के हमने मणिपुर, त्रिपुरा को ये राइट दिया कि वो अपनी विधानसभा, वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएस को अपॉइंट कर सकती हैं, और आगे चल के मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में राज्य बना दिए गए। और इसी तरह से ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे हुआ करते थे, लेकिन दो चीजों ने कड़वाहट घोल दी, दलाई लामा, तिब्बत इशू ने और बाउंड्री डिस्प्यूट ने। 1962 में ये वॉर हुआ, भारत पे बहुत बुरा असर पड़ा, भारत की इमेज खराब हुई, सीपीआई दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और हमें यह भी मालूम चला कि नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी हमारा इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में। तो देखिए, जब हमको आज़ादी मिली 1947 में, तो उस समय भारत को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना। आज़ादी मिलने के तुरंत बाद जैसे ही बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है वो शुरू हो गई। चाइना के साथ क्या केस था कि शुरू शुरू में इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छा हुआ करते थे, दोनों लीडर्स एक दूसरे के देशों में जाया करते थे। इनफैक्ट हमने पंचशील एग्रीमेंट भी किया, तो शुरुआत में इंडिया और चाइना रिलेशन अच्छा हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या है कि आज़ादी के तुरंत बाद जैसे बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो गए। और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कश्मीर। कश्मीर वो बॉइलिंग पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं। वैसे तो कश्मीर के बारे में हम आने वाले चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, तो जब हमको आज़ादी मिली तो सभी प्रिंसली स्टेट को कह दिया गया था कि वो या तो इंडिया का पार्ट बनेंगे, या तो पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, या तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक ऐसा ही प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था कश्मीर। उस समय कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे हरी सिंह, और हरी सिंह ये चाहते थे कि जो कश्मीर है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, वो ना तो भारत का हिस्सा बने ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, बल्कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी मुस्लिम हुआ करती थी, इसलिए पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर उसका हिस्सा बन जाए। लेकिन जो हरी सिंह है वो ना तो इंडिया के पार्ट बनना चाहते थे और ना पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे, और इसीलिए जो पाकिस्तान है वो कश्मीर पे हमला कर देता है 1947 में ही। 1947 में आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद सितंबर के अंदर जो पाकिस्तान है वो एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ देता है। प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? प्रॉक्सी वॉर मतलब एक इनडायरेक्ट तरह की लड़ाई होती है जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि एक देश अपने मिलिट्री के बजाय आतंकवादियों को भेजता है लड़ाई करवाने के लिए। पाकिस्तान इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो अपने आर्मी को नहीं भेजता, बल्कि वो अपने टेररिस्ट को भेजता है। अभी आपने पहलगाम का अटैक देखा, उसमें क्या किया पाकिस्तान ने? उसने अपने आर्मी को नहीं भेजा, बल्कि उसने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा। ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर मतलब जो आस-पास बॉर्डर पे लोग रहते हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें फिर आतंकवादी बनाया जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को भेजा करता। और 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद जो पाकिस्तानी मिलिटेंट हुआ करते थे, पाकिस्तानी आतंकवादी, वो कश्मीर पे हमला कर देते हैं। अब महाराजा हरी सिंह के पास ना कोई अच्छी आर्मी थी, ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। इसीलिए हरी सिंह इंडिया से हेल्प मांगते हैं कि हमारी मदद करिए। इंडिया बोलता है भाई आपकी मदद क्यों करे, आप तो हमारा पार्ट भी नहीं हो। इंडिया ने शर्त रखी कि अगर महाराजा हरी सिंह इंडिया का पार्ट बन जाते हैं तो हम उनकी हेल्प करेंगे। और इसीलिए महाराजा हरी सिंह ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक ऐसा एग्रीमेंट था जिस पर साइन करने के बाद वो प्रिंसली स्टेट ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन जाता, और महाराजा ने उस पर साइन कर दिया। तुरंत हमारी आर्मी श्रीनगर गई, हम उन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को भगाने लगे, मारने लगे। लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि जो नेहरू हैं वो यूनाइटेड नेशन चले गए। यूनाइटेड नेशन जाने की वजह से इस मुद्दे को यहीं पे रोक दिया गया, कश्मीर को एक बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया, और ये ऑर्डर दिया गया कि कश्मीरी मिलिटेंट पाकिस्तान वाले जो हैं वो जहां पे हैं वो वहीं पे रुक जाएंगे। इसीलिए कश्मीर का जो बहुत बड़ा पार्ट है जिसको आप पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हो, वो आज भी पाकिस्तान के पास है।
अगर जवाहरलाल नेहरू यूएन ना गए होते और सरदार पटेल की बात मान ली जाती, सरदार पटेल का कहना था कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को भगा दो कश्मीर से पूरी तरह से, तो शायद आज पीओके इंडिया का पार्ट होता। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले कुछ समय में आप देखोगे पीओके इंडिया का पार्ट वापस से बनेगा। तो मतलब आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान से रहा नहीं गया, उसको इतनी चुल मची कि उसने एक लड़ाई तो 1947 में ही कर दी, जो कि 49 में जाके एक तरह से उसको ऑफिशियली सीज फायर डिक्लेयर किया गया। क्या था ये लड़ाई, यूएन के बारे में आप सब कुछ पढ़ोगे आने वाले चैप्टर में। यहाँ पे एक ब्रीफ में बताया गया कि आजादी के तुरंत बाद हमारी पहली लड़ाई 1947 में ही हो गई थी। फुल वॉर नहीं हुआ था, प्रॉक्सी वॉर हुआ था। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को नहीं भेजा, उसने अपने आतंकवादियों को भेजा था। आगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब होने लगे। क्यों? क्योंकि चाइना बीच में एंटर कर जाता है, यूएसए बीच में एंटर कर जाता है। तो यूएसए और चाइना की वजह से क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन खराब हो रहे हैं। अब हमारा अगला जो पैराग्राफ है वो हमको ये बताता है कि कश्मीर को लेके कितनी भी लड़ाई हो रही हो, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा बहुत कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। वैसे आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, तो ये जुलाई 2025 है। आज के टाइम पे इस पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं रह गया। इस पैराग्राफ में हमको बताया जाता है कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा जानने में, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बुरी पिटाई हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। बात थी 22 अप्रैल 2025 की। कश्मीर के पहलगाम में लोग घूमने गए थे और उन्हीं घूमने वाले लोगों के ऊपर जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो हमला कर देते हैं। टूरिस्ट से पूछा गया कि आप हिंदू या मुसलमान हो, जिसने बोला हम हिंदू हैं उसको तुरंत मार दिया गया। पहचान पता करने के लिए पैंट उतारी गई और यहाँ तक कि बोला गया कि आप कलमा पढ़ो। कलमा मतलब वही जो मुस्लिम्स का जो भी रिलीजियस लाइन होती है वो पढ़ो। और इसी की वजह से 27 लोगों की हत्या की गई, जिसमें से 26 इंडियन था और एक नेपाली था। इससे पूरा देश शॉक में आ गया। इसके अगले दिन 23 अप्रैल को तुरंत इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में डाल देता है, यानी सस्पेंड कर देता है। वो भी कब के लिए सस्पेंड करता है? अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। जब तक हमारा मन करेगा तब तक हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके रखेंगे। और आज 4-5 महीने बीत चुके हैं, अभी भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को लागू नहीं किया और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि सिंधु का सारा पानी भारत का है और भारत ही उसका इस्तेमाल करेगा। वैसे ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी आपको पता होगा, नेहरू ने और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल आयुब खान के बीच में हुई थी। 1960 के अंदर हुई थी। और इसको किसने मीडिएट किया था? वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। लेकिन आज के टाइम पे इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। पार्टीशन के बाद बहुत सारे वुमेन्स पे अत्याचार हुआ। वुमेन्स को अपने घर वापस पहुंचाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने थोड़ा कोऑपरेट किया, लेकिन वो ना के बराबर है। अब देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप देखते हो इन टोटल कितनी लड़ाई हुई, तो कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे 4 मेजर वॉर हुआ। एक तो 1947 में हुआ, देन 1965 में हुआ, देन 1971 में हुआ, फिर 1999 में हुआ और थोड़ा बहुत अब 2025 में भी हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमने 1947 को डिस्कस किया, अब 1965 के वॉर की बात करते हैं। 1965 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो अटैक कर देती है अप्रैल के महीने में रन ऑफ कच्छ, गुजरात के ऊपर। रन ऑफ कच्छ के पास एक एरिया है जिसको सर क्रीक कहते हैं। सर क्रीक को लेके काफी डिस्प्यूट चला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो सर क्रीक वाला इलाका है वो बहुत मिनरल से भरा हुआ है, ऑयल रिच है। तो दोनों देश क्लेम करते हैं कि उनका है, लेकिन वो सर क्रीक जो है वो इंडिया को ही बिलोंग करता है। लेकिन उसको पाने के लिए जो पाकिस्तान है वो 1965 अप्रैल में रन ऑफ कच्छ पे हमला कर देता है। फिर उसके कुछ महीनों बाद अगस्त सितंबर में पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमला करवाता है। अब सिचुएशन काफी खराब होने लगी। पाकिस्तानी रूलर्स को लगा कि कश्मीरी मुसलमान उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाके आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया गया कि कश्मीर पे हमला हुआ है। उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरह से संभाला। उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को ये आदेश दिया कि आप जाओ अमृतसर का बॉर्डर ओपन करो। और इंडियन आर्मी अटैक करते करते लाहौर तक पहुंच गई थी। जैसे इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंचती है, तुरंत पाकिस्तान वापस से भीख मांगने लगता है कि छोड़ दो, गलती हो गई, माफ कर दो। इसीलिए हमने फिर क्या किया, सीज फायर घोषित किया। यूएन ने इंटरवीन किया और जो सीज फायर है वो कहाँ पे साइन किया गया था? वो उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में साइन किया गया था। इसीलिए इसको ताशकेंत एग्रीमेंट कहा जाता है। ताशकेंत एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल आयूब खान के बीच में ताशकेंत एग्रीमेंट हुआ। किसने इसको मीडिएट किया? तो यूनाइटेड नेशन ने इसको किया। और आप देखोगे तो ब्रोकर्ड किसने इसको किया? तो सोवियत यूनियन ने किया, ठीक है। इस वॉर को रोकने का काम किसने किया? यूएन ने किया। और जो मीडिएशन का काम है वो सोवियत यूनियन ने किया। अगला क्वेश्चन आता है, ताशकेंत एग्रीमेंट क्यों किया गया? क्योंकि 1965 की जो वॉर हुई थी उसमें पाकिस्तान को हमने बुरी तरह से हराया था, तो हमने युद्ध विराम घोषित किया और इसीलिए एग्रीमेंट किया गया था।
कब किया गया? जनवरी 1966 में किया गया। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। कब किया गया? जनवरी 1966 में किया गया। और इसी एग्रीमेंट के अगले ही दिन आप देखते हो तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। ताशकंद के अंदर उनकी डेथ होती है और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई कि क्या हुआ था शास्त्री को। वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। 1965 की वॉर में इंडिया बहुत अच्छे से पाकिस्तान को धूल चटाता है, लेकिन दोनों की इकोनॉमी पे काफी बुरा असर पड़ा था। अब आगे हम बात करेंगे 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। अब 1971 में क्या हो गया, हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है, बांग्लादेश वॉर के बारे में पढ़ना होगा। आप सभी को पता है कि ये जो इंडिया का मैप है वो आप सब लोग बना लेते हो, आई होप, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, यूपीएससी की आपको तैयारी भी हो सकता है, बहुत बच्चों को यहाँ पे करनी हो, तो आपको इंडिया का मैप एकदम रफ मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, इंडिया का एक रफ मैप हमको बनाना आना चाहिए। सो 1971 की वॉर में क्या हुआ था कि जब हमें आजादी मिली तो पाकिस्तान को हमने दो पार्ट्स में बांटा था। आजादी के टाइम पे पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हुआ करता था जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहा करते, आज के टाइम का जो पाकिस्तान है। दूसरा हुआ करता था ये ईस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान है जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हो, पहले कोई बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1970 में क्या हुआ कि वहां पे अपने पहले इलेक्शंस करवाए गए और 1970 के इलेक्शन में काफी गजब चीज देखने को मिली। गजब चीज ये देखने को मिली कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो जुल्फिकार अली भुट्टो है उनकी सरकार बन जाती है। वेस्ट पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट बनी? जुल्फिकार अली भुट्टो की, जुल्फिकार अली की सरकार बनी। और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग पावर में आ गई। कौन पावर में आ गया? अवामी लीग। और अवामी लीग के जो मेन लीडर हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान, इनकी सरकार बन गई। शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जीत गए। तो एक काफी अलग सी और गजब सी सिचुएशन थी कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जीत गए और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो जीत गए। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वहां पे मेनली बंगाली लोग रहा करते थे। आपको पता ही होगा बंगाली लोग का कल्चर अलग है, वो बंगाली भाषा बोलते हैं, उनका ट्रेडिशन अलग है। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान की सरकार हुआ करती थी वो उनको डोमिनेट करने की कोशिश करती। वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग होते जो उर्दू बोला करते। उर्दू जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर थोप दी जाती कि तुम लोग भी उर्दू बोलो। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह। उनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती, जैसे वो थर्ड क्लास हैं, जैसे वो बहुत इन्फीरियर हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती। इसीलिए जो पाकिस्तानी रूलर्स हैं वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग जीत गई है, जिसके चलते शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया जीतने के बावजूद 1971 के अंदर। और ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम पे उर्दू मत थोपो, हम भी तो तुम्हारे सिटीजन हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान बहुत अट्रॉसिटीज करवाता है, उनको बहुत तड़पाता है। पाकिस्तानी आर्मी आती है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी हत्या कर देती है। ढाका यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला किया जाता है और ना जाने कितने ही बच्चों को मार दिया जाता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो ये लड़ाई जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हो रही थी। उन पे इतना जुल्म किया गया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो ये डिमांड करने लगे कि अब हमको अलग कर दो, एक नया देश बना दो और बांग्लादेश को आजाद कर दो। वो अब बांग्लादेश नया देश बनाने की डिमांड करने लगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये लड़ाई तो इंडिया और के बीच हो ही नहीं रही है, लड़ाई तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया कैसे बीच में आ गया? इंडिया का एंगल ये आया कि जब ये लड़ाई हो रही थी ना तो ईस्ट पाकिस्तान में लोगों को बहुत मारा जा रहा था। तो लगभग 80 लाख लोग बांग्लादेश से भाग के इंडिया आ गए। अब उस समय इंडिया में खुद इतनी गरीबी थी, उसमें इंडिया में खुद इतना पॉवर्टी था कि हम इन 80 लाख लोगों को अपने पास नहीं रख सकते थे। इसीलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि हम ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमने उन्हें मॉरली सपोर्ट किया, हमने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हमने उनकी आर्मी को जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी सेना, हमने उसको सपोर्ट किया, हमने उसको ट्रेनिंग दी, हमने उसको वॉर के स्किल सिखाए। और इस समय पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा था? पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था यूएसए और चाइना से। आप देखते हो कि 1960 के अंदर जो पाकिस्तान यूएसए और चाइना रिलेशन है वो काफी बढ़िया हो गया था। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस के अंदर, कि उस समय यूएस प्रेसिडेंट हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन। अब रिचर्ड निक्सन का जो सेक्रेटरी एडवाइजर हुआ करता था हेनरी किसिंगर, वो बहुत शांति से चाइना आता है, फिर पाकिस्तान जाता है जुलाई 1971 के बीच में। और एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है कि अगर
यूएसए कोई कंट्री को विजिट करता है तो समझ लेना लड़ाई होने वाली है। ऐसी कहावत कही गई है जियो पॉलिटिक्स के अंदर कि अमेरिका अगर किसी कंट्री को विजिट करता है तो लंका लग जाती है दोनों पड़ोसियों के बीच में। तो हेनरी किसिंगर आती हैं और बहुत साइलेंटली वो चाइना और पाकिस्तान का दौरा करते हैं जुलाई 1971 में। अब इंडिया भी समझ गया कि अगर पाकिस्तान को यूएसए और चाइना सपोर्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ दोस्ती कर ली। हमने उसके साथ एक ट्रीटी साइन किया पीस ऑफ फ्रेंडशिप को लेके। हमने यूएसएसआर के साथ एक एग्रीमेंट किया शांति को लेके और दोस्ती को लेके। 20 साल का ये एग्रीमेंट रहा और हमने ये अगस्त 1971 में साइन किया था। इस ट्रीटी में ये कहा गया कि इंडिया और यूएसएसआर दोस्त हैं। अगर इंडिया पे कोई हमला करता है तो यूएसएसआर उसे प्रोटेक्ट करेगा और इंडिया को बचाएगा। कुछ ही महीनों के बाद डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही थी। इंदिरा गांधी अलग अलग देशों का दौरा कर रही थी और देखते ही देखते एक फुल स्केल वॉर दिसंबर 1971 में शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट राजस्थान और पंजाब पे अटैक करती हैं और जम्मू कश्मीर की ओर उनकी आर्मी बढ़ने लगती है। इंडिया भी चुप नहीं बैठता है। इंडिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स सबकी हेल्प लेता है। हम ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट पे हमला करते हैं। लोकल पॉपुलेशन ने इसको बहुत सपोर्ट किया था। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन त्रिदेव लॉन्च किया था जिसके चलते हमने कराची पोर्ट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया था। हमारे नेवी ने कराची पोर्ट को ब्लास्ट कर दिया जिससे उनका जो कनेक्शन है वो टूट गया था। फिर हमारी जो इंडियन आर्मी है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एंटर करने लगती है। ईस्ट पाकिस्तान लोग उसे सपोर्ट करते हैं और हमारी जो आर्मी है वो पूरी तरह से ढाका को घेर लेती है और 10 दिनों के अंदर इंडियन आर्मी जीत हासिल करती है और 90,000 पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ता है जो कि आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। 90,000 सैनिकों ने हार मानी। वो आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे जब वहां के जो मिलिट्री जनरल हैं वो साइन कर रहे हैं कि हम हार मानते हैं और बांग्लादेश एक नया देश बनाया जाएगा। तो बहुत वो एक गर्व का क्षण था, एक बहुत गर्व का मूवमेंट था पूरे भारतवासियों के लिए। और इसी के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना। इंडिया ने अपनी तरफ से यूनिलेटरल सीज फायर यानी युद्ध विराम डिक्लेयर कर दिया। अब इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को इंडिया का पार्ट बना लेता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम किसी पर हमला करना पसंद नहीं करते हैं, तो हमने बोला बांग्लादेश एक नया और आजाद देश है। इसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है। आपको पता ही होगा शिमला एग्रीमेंट क्यों किया गया। ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच किया गया जब 1971 की वॉर एंड हो गई। उसके बाद 1971 की वॉर में आपने देखा ही पाकिस्तान हार गया, बांग्लादेश एक नया देश बना। तो इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट करने के लिए हमने शिमला एग्रीमेंट किया जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 जुलाई 1972 को हुआ। डेट याद रखनी है, ये एग्रीमेंट 3 जुलाई 1972 को हुआ। और ये जो मौका है ये बहुत गर्व का क्षण था पूरे देश के लिए। सबको लग रहा था वाओ हमारी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। हमने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स घुटने टेक लेते हैं हमारे सामने। और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार है तो ये जो पूरा विजय का ताज है वो इंदिरा के सर पे लगा दिया जाता है जिससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। उन्हें लोग दुर्गा कहने लगते हैं। 1971 का वो लोकसभा इलेक्शन ऑलरेडी जीत के आई थी, अब उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। आने वाले समय में जो दूसरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वहां भी इंदिरा गांधी जीत हासिल करती है। तो इन टोटल बोले कि भाई इंडिया जीता है तो जाहिर सी बात है लोगों को गर्व होगा, प्रधानमंत्री की तारीफ की जाएगी, वही देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1971 की वॉर। आई होप आप इसको अच्छे से समझोगे और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो करके आओगे। चलिए आगे बात करते हैं कारगिल वॉर के बारे में। कारगिल वॉर के बारे में बुक में बस इतना छोटा सा बताया गया है बॉक्स के अंदर, तो ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बस इंपॉर्टेंट ये जान लेना है कि कारगिल वॉर में क्या हुआ। अब जो ये कारगिल कन्फ्लिक्ट है ये 1999 में हुआ था। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो मई से जुलाई 1999 में ये कारगिल वॉर देखने को मिला। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, बहुत विजनरी लीडर थे। ये वॉर कहाँ पे हुई? तो लद्दाख के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है कारगिल, तो वहां पे ये हुआ जो कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है। तो कारगिल के अंदर आप देखोगे कुछ अलग अलग पहाड़ियां हुआ करती थी। अब मैं आपको कारगिल के बारे में बताऊं तो आपने फोटोज में देखा होगा एक बहुत बर्फीला इलाका है, बर्फ से ढका रहता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे जीवित रहना ही मुश्किल है तो लड़ाई करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो कारगिल के अलग अलग एरियाज जैसे कि टाइगर हिल, मशको, द्रास, कक्सर, बटालिक एरियाज पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। हुआ क्या कि ये बहुत पहाड़ी एरिया हुआ करता था। ये जो पूरा आप कारगिल का इलाका देखते हो तो इसके अंदर बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं, जैसे टाइगर हिल आता है, ठीक है, अक्सर आता है, बटालिक एरियाज आती हैं। तो ये पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है। ये ऐसा पूरा बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये पूरा बर्फ से ढके होते हैं। पूरी तरह से ये स्नो से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। इन पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी मुजाहिदीन जो होते हैं, मुजाहिदीन मतलब ये आतंकवादियों का नाम है। जो पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन पहाड़ियों के ऊपर जाके छुप जाती हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं, जो पाक टेररिस्ट हैं,
वो इन पहाड़ियों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और इन पहाड़ियों के ऊपर से वो बार बार हमला कर रहे थे। वहां की लोकल पॉपुलेशन ने जैसे ही खबर दी इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी तुरंत एक्टिव हो गई। लेकिन दिक्कत ये आई कि भाई वो लोग पहाड़ पे बैठे हुए हैं। अब पहाड़ से अगर आप एक पत्थर भी फेंकोगे ना सिर के ऊपर तो बम की तरह लगेगा, और अगर आप नीचे से कुछ फेंकोगे तो पहाड़ के ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा। हमारी इंडियन आर्मी कहाँ पे है? हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे है, नीचे है। अब हमारी इंडियन आर्मी के पास सबसे बड़ा दिक्कत यही आया कि उनको ये पहाड़ी क्या है, ऊपर जाना है और आतंकवादियों को मारना है। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी का क्या ही कहना, हमारी इंडियन आर्मी को सैल्यूट है। विक्रम बत्रा जैसे नाम सामने आते हैं, आपने शेरशाह मूवी देखी होगी, उनके बारे में आपको पता होगा। बहुत हिम्मत के साथ हमारी इंडियन आर्मी इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ती है। बिल्कुल मुश्किल कंडीशन थी, एकदम सीधी खड़ी पहाड़ियां, इनको क्रॉस करके हम जाते हैं और वापस से हम कारगिल पे बैठे आतंकवादियों का सफाया करते हैं और फाइनली इंडियन आर्मी को जीत हासिल होती है 26 जुलाई 1999 को, जिस दिन हम अपना कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यानी जो ट्राइबल टेररिस्ट हुआ करते, जो मुजाहिदीन पाकिस्तानी आतंकवादी थे, वो कारगिल पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे और पूरे कश्मीर को फिर वो धीरे से कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन शुरुआत उन्होंने कारगिल से किया था। कारगिल में पहाड़ियां है तो पहाड़ियों पे वो छुप के बैठ गए थे। हमारी आर्मी पहाड़ की चढ़ाई करती है और फिर उन आतंकवादियों का सफाया करती है और फाइनली 26 जुलाई 1999 को भारत जीत हासिल करता है। एक बहुत फेमस स्टोरी है कि इस समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वीपन हुआ करता था। तो वहां के जो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके धमकाते हैं कि अगर आपकी आर्मी पीछे नहीं हटी तो हम दिल्ली के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है आप गिरा देना, लेकिन कसम खाता हूं कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। एक न्यूक्लियर बम गिराऊंगा, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। कमेंट में आप लिख दीजिएगा ओपी अटल बिहारी वाजपेयी को सल्यूट है, बहुत बहुत श्रद्धांजलि है कि उन्होंने इंडिया का इतना नाम रोशन किया, न्यूक्लियर वीपन्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया के अंदर। लेकिन ये चीज क्या है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहती है, क्योंकि बहुत लोगों को कहा गया कि जो ये पूरा कारगिल कन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था। ये वहां का मिलिट्री जनरल अपने हाथ से सब कुछ कर लेता है। और ऐसा ही हुआ, कुछ महीनों बाद वहां का जो मिलिट्री जनरल था परवेज मुशर्रफ, वो प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल देता है और खुद ही प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित कर देता है। वापस से वहां पे मिलिट्री रूल आ गया। कब आया? 1999 में आया मिलिट्री रूल, और परवेज मुशर्रफ आर्मी जनरल था, उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एकदम बेसिक, एकदम इजी सा टॉपिक है। अब आप देख रहे हो कि इंडिया के पास भले कितना भी लिमिटेड रिसोर्स हो, लेकिन हमने बहुत प्लान्ड तरह से डेवलपमेंट किया। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के अंदर। अब ये जो वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना की, इसकी वजह से हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उस पर असर पड़ता है। हम 3 साल का प्लान हॉलीडे लेते हैं और फाइनली जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो 1969 में जाके लागू किया गया। और इन वॉर्स के बाद इंडिया ने अपने डिफेंस पर खर्चा बढ़ा दिया, हमने अपने डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को बनाया ताकि बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी मिसाइल बनाई जा सके 1962 नवंबर के अंदर। और हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को बनाया नवंबर 1965 के अंदर, ताकि हम अपने डिफेंस को स्ट्रांग कर सके। हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था इन 5 ईयर प्लान्स की वजह से। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो इंडिया ने बहुत कामली, बहुत डिप्लोमेटिक तरह से सिचुएशन को नॉर्मल किया। हमने अपने डिफेंस को अच्छा किया, हमने अपने बजट को बढ़ाया, और कहीं ना कहीं आज इंडिया की जो मिलिट्री है वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के अंदर शामिल है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा जो कि बुक में नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में बुक में ऐड किया जाएगा। वो है इंडिया पाकिस्तान 2025 कन्फ्लिक्ट। क्योंकि शुरुआत से जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको कई बार बताया है, और एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग पर्सन, और आप भी हमारे जो यंग स्टूडेंट हो, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, और हमारे लिए एक बहुत गर्व का टाइम है ये। तो 22 अप्रैल को आपको पता ही है पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, 27 मासूमों को मारा, स्पेशली हिंदूज को टारगेट किया, धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो इंडिया तो चुप बैठने वाला था नहीं, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस कर दिया। हमने अपने जो भी अपना एयर स्पेस है उसको पाकिस्तान के लिए क्लोज कर दिया पूरी तरह से। अब सिंधु और जो 5 और नदियां हैं वो सब भारत की हैं, हम उनका पानी जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ डिप्लोमेटिक तरह से अटैक नहीं कर रहे थे, हमने एक डायरेक्ट अटैक भी किया पाकिस्तान के ऊपर। वो डायरेक्ट अटैक कब हुआ? 7 मई 2025 की एकदम सुबह लगभग 1 बज रहा था। इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से पाकिस्तान की लगभग 9
आतंकवादी ठिकानों पे हमला करती है। वीडियोस आपने देखे होंगे, बूम बूम एकदम फटने लगता है। पीओके में हमले किए गए, पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर में हमले किए गए, और इस तरह से भारत ने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, ये बताने के लिए कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, हम आतंकवाद को पनपने नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान को इससे इतनी मिर्ची लग गई कि पाकिस्तान ने उसके अगले दिन 8 मई से वो रोज रात को भारत के अंदर ड्रोन्स भेजने लगा। ड्रोन्स, पता है ना आपको ड्रोन क्या होता है? वो जो यूएवी होता है, जो कि इंडिया में आ रहा था और बार बार अलग अलग एरियाज में पूरे बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा था। जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात के अलग अलग एरियाज, अलग अलग सिटीज के अंदर ब्लैकआउट देखने को मिला, सायरन्स बज रहे थे और बड़ा मेजर अटैक किया गया ड्रोन्स की मदद से। लेकिन इंडिया भी नहीं चुप बैठा, इंडिया ने ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस था पाकिस्तान का, राहिम यार खान एयरबेस, उसको भारत ने ब्रह्मोस से अटैक करके एकदम तबाह कर दिया। आज तक वो जो राहिम यार खान एयरबेस है वो आईसीयू में भर्ती है, उसकी बुरी हालत है। हमने इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी पे भी हमला किया, वहां के भी एयरबेस को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया, और ये बहुत गर्व का क्षण था। पाकिस्तान घुटने पर आ गया, यूएसए के पास भीख मांगने लगा कि पापा मुझे बचा लो, मेरी बुरी तरह से पिटाई हो चुकी है। फिर जाके कहीं पे 10 मई 2025 को सीज फायर घोषित किया गया इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, और भारत ने यह भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर वापस पाकिस्तान कुछ करेगा तो और उसकी पिटाई करेंगे बुरी तरह से। चलिए आगे बात करते हैं इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड्स में यहाँ पे डायरेक्ट 5 नंबर का ही क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आप डिटेल में समझोगे। 5-6 मार्क्स के यहाँ पे जो भी लॉन्ग आंसर है वो पूछे जाते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट था न्यूक्लियर वीपन का बनना। हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन का टेस्ट है वो हमने कब किया था? वो हमने मई 1974 में किया था। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, और इस टेस्ट का नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था, इसलिए इसको पोखरण 1 भी कहा जाता है। और हमारा जो दूसरा न्यूक्लियर वीपन टेस्ट है वो मई 1998 में किया गया। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसको पोखरण 2 कहा जाता है, और ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बोर्ड्स में, यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं कि पहला न्यूक्लियर वीपन टेस्ट कब हुआ? मई 1974, इंदिरा गांधी पीएम है, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा पोखरण जो है वो मई 1998 में किया गया, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति। और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री है वो नेहरू थे। वो नेहरू जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे पूरा विश्वास किया करता था। नेहरू जी का मानना था कि विज्ञान देश को बहुत आगे ले जाएगा और भारत को मजबूत बनाएगा। और 1940 से ही इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर वीपन्स है उनको डेवलप करने की बात की जा रही है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ एक साइंटिस्ट के अंदर जिनका नाम है होमी जे भाभा। इसीलिए इनको इंडियाज न्यूक्लियर वीपन मैन भी कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि होमी जे भाभा की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर हम न्यूक्लियर वीपन का टेस्ट करवा पाते हैं। इंडिया हमेशा ये कहता है कि हम एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और शांति को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। जो नेहरू हैं वो हमेशा न्यूक्लियर वीपन के खिलाफ हुआ करते थे, इसीलिए वो सभी सुपर पावर से कहा करते कि आप न्यूक्लियर वीपन वीपन को त्याग दो। डिसआर्डमेंट मतलब होता है आप न्यूक्लियर वीपन को त्याग दो। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो सभी देश अपना न्यूक्लियर वीपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है बोर्ड्स में, क्या नेहरू न्यूक्लियर वीपन के खिलाफ थे? तो आप बोलोगे हाँ, नेहरू अगेंस्ट थे न्यूक्लियर वीपन के। वो बार बार ये रिक्वेस्ट किया करते कि सभी सुपर पावर कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वीपन को त्याग दें, क्योंकि इससे दुनिया में तबाही आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो चाइना है वो भी अपने न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट करता है अक्टूबर 1964 के अंदर, और अक्टूबर 1964 के अंदर 5 देशों के पास न्यूक्लियर वीपन आ चुका था। वो 5 देश कौन कौन से हैं? यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना। उस समय ताइवान रिप्रेजेंट किया करता था चाइना को, और ये वही 5 देश हैं जो परमानेंट मेंबर भी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। यानी 1964 में जब चाइना अपने न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट करता है तो उस टाइम तक 5 देशों के पास न्यूक्लियर वीपन आ चुका है। न्यूक्लियर वीपन न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, तबाही ला देता है, टेम्परेचर को बहुत हाई कर देता है, शरीर और आपकी हड्डी भी 1 सेकंड के अंदर, उससे भी कम टाइम लगेगा और गल जाएगी, पिघल जाएगी पूरी तरह से। वो 5 देश कौन से थे? यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, जो कि उस समय ताइवान उसको रिप्रेजेंट किया करता था। ये 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और इन्होंने अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने के लिए एक ट्रीटी ये लेकर आए, जिस ट्रीटी का नाम था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसको एनपीटी ट्रीटी भी कहा जाता है, 1968 की।
एनपीटी ट्रीटी के अंदर ये पांचों परमानेंट देश ये कहते हैं, हमने तो न्यूक्लियर वीपन बना लिया, लेकिन अब कोई और देश न्यूक्लियर वीपन नहीं बनाएगा। भारत ने बोला ये कौन सी बदतमीजी है, आप पांच देशों ने अपना न्यूक्लियर वीपन डेवलप कर लिया, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि दूसरे लोग डेवलप करें, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए इंडिया ने मना कर दिया कि हम इस तरह की गलत, डिस्क्रिमिनेटरी, इनफेयर ट्रीटीज को साइन नहीं करते हैं। और इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर वीपन टेस्ट भी किया 1974 के अंदर। हमने इसको पीसफुल एक्सप्लोजन बोला, यानी ये धमाका शांति के लिए किया गया था। शांति को बढ़ावा देने के लिए हमने अपने न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट किया, क्योंकि भारत का ये मानना है कि हम किसी पे न्यूक्लियर वेपन जबरदस्ती तो दागेंगे नहीं। अगर कोई हम पे हमला करेगा, अगर कोई हम पे एस्केलेशन करने की कोशिश करेगा, तो हम अपनी आत्म सुरक्षा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। अब जब ये न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे 1960s और 70s के अंदर, तो वर्ल्ड में क्या चल रहा था? वर्ल्ड के अंदर काफी सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जिसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था 1973 में हुई अरब इजराइल वॉर। आपको पता है ये इजराइल और अरेबियन कंट्रीज, मुस्लिम्स कंट्रीज के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। हाल फिलहाल में ईरान ईरान और इसराइल के बीच में वॉर भी हुआ। वैसे 1973 में भी ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर है वो देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ऑयल का जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज, जो भी गल्फ कंट्रीज है, वहीं से मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल रिजर्व है। तो 1973 अरब इजराइल वॉर की वजह से पूरे दुनिया में ऑयल शॉक देखने को मिला। ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इकोनॉमिक टर्मोल आ गया, इकोनॉमी पूरी क्या होती है, उथल पुथल हो जाती है। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, बहुत महंगाई बढ़ गई। ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। इसके बारे में आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। लेकिन एक ऊपर 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 का एक ओवरव्यू अपने पास ये रख लेना कि इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज के ऊपर कभी साइन नहीं करता है। हम न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा बनाते हैं ताकि हम शांति को बढ़ावा दे सके। हम सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहे हैं। और अरब इजराइल वॉर कब हुआ? 1973 वाला ऑयल शॉक आया, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। इंडिया के अंदर भी इकोनॉमी पूरी उथल पुथल हो जाती है, इन्फ्लेशन, महंगाई इंडिया में बहुत बढ़ गई 1970s में। आप देखोगे आने वाले चैप्टर में, जिसके चलते इमरजेंसी भी लगाया गया, वो सब आप पढ़ोगे। देश में एक रेलवे स्ट्राइक भी की जाती है जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा, वो भी आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो अपने भारत के अंदर तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, आज के टाइम पे 1500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ना बहुत सारे मतभेद होते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन एक चीज को लेके सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती हैं कि इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, इंडिया के टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करके रखना है, देश की एकता को बचा के रखना है। और इसीलिए जब आप देखते हो इतने सारे तीन तीन वॉर्स इंडिया फेस करता है, 1962 में चाइना के साथ, 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ, तो फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग बनाना इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया था। पार्टी पॉलिटिक्स को साइड में रख के फॉरेन पॉलिसी पर ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो चलिए आगे हम कुछ चीजों के बारे में और पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। देखो इस बॉक्स में हमको बताया गया है कि इंडिया उन सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज को अपोज करता है जो कि गलत होती हैं, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन की बात करती हैं, या फिर जो डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करती हैं, या ऐसी कोई भी ट्रीटी जो बहुत सेलेक्टिव होती है, उस पे इंडिया कभी साइन नहीं करता है। जैसे कि एक ट्रीटी आई थी जिसका नाम था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 में उसको लागू किया गया था। एनपीटी के अंदर पांचों जो सुपर पावर न्यूक्लियर वीपन देश हुआ करते थे, वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने तो बना लिया न्यूक्लियर वीपन, लेकिन अब कोई और देश नहीं बनाएगा। इंडिया ने बोला ये क्या बदतमीजी है, आप अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश क्यों कर रहे हो? आपने तो बना लिया न्यूक्लियर वीपन, आप हमें क्यों नहीं बनाने दे रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए इंडिया ने ना तो एनपीटी पे साइन किया, और हमने सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किया। सीटीबीटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी ये कहती है कि अब कोई भी नया देश न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट नहीं कर सकता। हमने बोला हम इसको नहीं मानते, हमने इस पे साइन करने से मना कर दिया। और आगे चल के इंडिया 1974 के अंदर, 1998 के अंदर अपने न्यूक्लियर वीपन को टेस्ट करता है। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए मई 1998 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, पोखरण के अंदर किए, जिससे हमारी मिलिट्री पावर और बढ़ गई। इसके कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने भी अपना जो न्यूक्लियर वीपन है वो बनाया और उसको टेस्ट किया। और इसी वजह से कहा जाता है कि साउथ एशिया एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट का जोन बन चुका है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों जानी दुश्मन, दोनों के पास न्यूक्लियर वीपन, तो एक खतरा बना रहता है कि कहीं न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए दोनों देशों के ऊपर। लेकिन इंडिया हमेशा ये कहता है हम किसी पे न्यूक्लियर वीपन नहीं दागेंगे, हम कभी भी नो फर्स्ट यूज, हम पहला हमला कभी भी नहीं करेंगे।
क्योंकि हम दुनिया में शांति मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, दुनिया में एस्केलेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, कन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। इंडिया हमेशा इस बात को लेके कमिटेड है कि हम न्यूक्लियर डिसआर्मेंट करेंगे, जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरह से होगा, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए देशों के बीच में न्यूक्लियर वीपन की वजह से। लेकिन आज के टाइम पे मेरा मानना है इंडिया में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, जैसे कि नो फर्स्ट यूज को हमें चेंज करना है। अगर पाकिस्तान हमें बार बार धमकी देगा कि न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, भारत को अपनी शक्ति भी दर्शानी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लीडर्स बार बार चिल्ला रहे थे, हम हमारे पास न्यूक्लियर वीपन है, हमारे पास न्यूक्लियर वीपन है। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वीपन है बच्चों, डरो मत। ठीक है, पाकिस्तान औकात में रहना सीख जाएगा अगर इंडिया अपने न्यूक्लियर वीपन को ऑन कर देता है। आगे हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस टॉपिक में आप देखोगे कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो समय के साथ बदलती रहती है। जैसे नेहरू के टाइम पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यूएसएसआर के थोड़ा सा करीब हुआ करती थी, हम यूएसएसआर के साथ थोड़े ज्यादा एग्रीमेंट किया करते थे। लेकिन 1977 में जब कांग्रेस पहली बार हारती है और जनता पार्टी आती है, आगे आप पढ़ोगे क्यों आती है, तो वो कहती है अब हम इस नॉन अलाइनमेंट को सही से फॉलो करेंगे और जो सोवियत यूनियन को लेकर टिल्ट है हम उसको सही करेंगे। और इसीलिए इंडिया ने उसके बाद यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा किया। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई वो अपने रिलेशंस को और बेटर करने की कोशिश कर रही हैं चाइना और यूएसए के साथ। अब देखो जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, जो कि आप पढ़ चुके। दूसरा सवाल इंडिया और यूएसए का रिलेशन कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। आपको बच्चों पता ही है कि यूएसए कितना सेल्फिश है, और जब भी कहीं वॉर हो रही होती है तो कहीं ना कहीं उसमें यूएसए का एंगल शामिल होता है, कहीं ना कहीं वहां पे अमेरिका कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड रहता है। तो 1975 के बाद जब जनता सरकार आई तो उसने बोला हम अपने नॉन अलाइनमेंट को ठीक करेंगे। अब सिर्फ हम सोवियत यूनियन से ही नहीं जुड़े रहेंगे, बल्कि हम यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में एक सही और जेन्युइन बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर चेंज करती है, वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आज हमको रशिया से फायदा हो रहा है तो हमारा दोस्त रशिया है, अगर हमें यूएसए से फायदा हो रहा है तो हमारा दोस्त यूएसए है, सिंपल। जिस देश को जिस भी कंट्री से फायदा हो रहा है हम उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे रशिया 1990 के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया बनता है, तो आज भी रशिया भारत का इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। रशिया हमारा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया की डोमिनेंस अब थोड़ी सी कम हो गई है। इसीलिए इंडिया ने अपने साथ यूएसए के रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की, हमने यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश की है। हमने काफी सारे प्रयास किए कि हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को अच्छा बना सके। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक बस भी चलाई गई दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कल्चरल एक्सचेंज करने की कोशिश किया गया। लेकिन लातों के भूत बातों से थोड़ी मानने वाले हैं, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। हमने उसको इतने मौके दिए, हमने उसको इतना समझाया, हमने उससे बोला कि चलो बातचीत करके मुद्दे को सुलझाओ, आतंकवाद को बढ़ावा मत दो, लेकिन वो नहीं मानने वाला है। और इसीलिए भारत बार बार उसको पीटता रहता है, फिर भी वो बाज नहीं आता। कहते हैं, कहावत कही है हिंदी के अंदर कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। वही है पाकिस्तान का हाल कि बार बार मार खाता है लेकिन सीधा नहीं होता है। और लातों के पूत वैसे भी बातों से कहाँ मानने वाले हैं। तो यहाँ वही इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आज भी रशिया इंपॉर्टेंट दोस्त है हमारा, लेकिन अब हम यूएसए के साथ भी अपने रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक मामलों में देखें तो यूएसए से दोस्ती करना फायदेमंद हो सकता है भारत के लिए। हमने कोशिश किया इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन अच्छा करने के लिए, नए नए डेवलपमेंट्स भी होते हैं। कश्मीर का मुद्दा आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक बस भी ऑन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी लागू रखी थी, लेकिन लातों के बीच बातों से नहीं मानते, फिर भी पाकिस्तान ने बार बार आतंकवाद को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करवाया, जिसके चलते भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। हमने पाकिस्तान के घर में घुस के इस्लामाबाद पे हमला किया, जो कि बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आपको किसी भी टॉपिक को लेके, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज अपने डाउट को वहां पे आप पूछिएगा, मैं तुरंत आपको मिनटों में रिप्लाई करता हूं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आप फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें। फिर मैं आपसे जल्दी मिलता हूं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।